सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है एज फार एज दी इंटरव्यूज कंसर्न, हो सकता है इस मरतबा आपके रिटर्न में भी आए या एमसीक्यूज में आता है कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था 2060 में, तो एट दैट टाइम हिज लॉर्डशिप जी 2016 में जब मैंने इंटरव्यू दिया था फॉर दी पोस्ट ऑफ सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उस वक्त में हिज लॉर्डशिप जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। स्टार्टिंग क्वेश्चन थे फ्रॉम सेक्शन 8 टू सेक्शन 16, वो 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो एसआरपीओ के मुतालिक एक चीज आप अपने ध्यान में रखें कि दिस लॉ वाज लेजिस्लेटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द टेनेंट। ठीक है, अब इस लॉ में सेक्शन 13 कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड को टेनेंट को एविक्ट करना है देन ही विल अडॉप्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। ऐसे नहीं कि अगर मैंने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी और मैं जाके उसको बोल दूं अगले दिन भाई अभी तुम खाली करो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम प्रॉपर्टी में नहीं रहो, मैं खुद आके रहूंगा, या मैं प्रॉपर्टी दूसरे टेनेंट को दे रहा हूं, वो मुझे तुमसे 50,000 रुपए रेंट ज्यादा दे रहा है। तो ये लॉ जो है प्रोटेक्ट करता है टेनेंट्स के और लैंडलॉर्ड्स के राइट। अब इसमें कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं, जैसे टेनेंसी एग्रीमेंट। ये टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है? व्हाट इज टेनेंसी एग्रीमेंट? एग्रीमेंट्स आपने पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, या उजैर साहब आपको पढ़ाएंगे थर्सडे वाले दिन। व्हाट इज द टेनेंसी एग्रीमेंट? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट टेनेंसी जो एग्जीक्यूट होता है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, ठीक, वेयर बाय द लैंडलॉर्ड गिव्स हिज प्रॉपर्टी possession of his property to the tenant in consideration of a certain amount of rent। और उस एग्रीमेंट में सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे यूटिलाइज की जाएगी, इस प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज करेंगे, ये कमर्शियल पर्पस के लिए या आप इसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। वाइल द एग्जिस्टेंस ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट यू कैन नॉट गिव सच प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, जो भी कंडीशंस हो। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ये बात अपने ध्यान में रखें कि लैंडलॉर्ड से मुराद ये होता है कि इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे, लैंडलॉर्ड मींस अ लैंडलॉर्ड जो मालिक खुद है, एंड इंक्लूड द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द लैंडलॉर्ड टू कलेक्ट द रेंट। लाइकवाइज टेनेंट में उस टेनेंट के अलावा अगर, या लैंडलॉर्ड में उसकी वाइफ भी आ सकती है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द रेंट और फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द सेक्शन 14 की अगर बात करें या 15 की, या उसकी वाइफ के अलावा बेटे आ सकते हैं। लाइकवाइज टेनेंट में अगर आप सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 में, तो लॉ ऑफ टेनेंसी कहता है कि टेनेंट से मुराद उसके लीगल हेयर्स। अब सेक्शन 3 एप्लीकेबिलिटी बताता है एसआरपीओ की, कि जो एसआरपीओ होगा ये अप्लाई होता है अर्बन एरिया पे। अर्बन एरिया हम किसे कहते हैं? वो एरियाज जो गवर्न किए जाते हैं बाय द म्युनिसिपल कमिटीज के अंडर में हो, टाउन कमिटीज के अंडर में होते हैं, यहाँ जो शहर होते हैं हमारे। अब ये लॉ एप्लीकेबल होता है सिर्फ इन एरियाज पे। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चर एरिया है, जैसे हमारे इंटीरियर में स्पेसिफिकली, तो उनके लिए लैंड रेवेन्यू का अलग टेनेंसी एक्ट बना गया था, जिसमें बीच में हिज लॉर्डशिप जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब की जजमेंट भी आ गई थी और वो जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट्स को दी गई थी। तो ये लॉ सिर्फ अप्लाई होता है अर्बन एरियाज के ऊपर। अब बीइंग अ लैंडलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दूं किसी को, टेनेंट को, तो सेक्शन 5 मुझे बताता है कि आपको उस टेनेंसी एग्रीमेंट को अटेस्ट, साइन और सील कराना पड़ेगा फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट ऑफ द कंट्रोलर। मजिस्ट्रेट का तो काम नहीं, कंट्रोलर। कंट्रोलर हम किसे कहते हैं? लॉ डिफाइन करता है कंट्रोलर वो होगा जो सीनियर सिविल जज होगा। सीनियर सिविल जज इज द कंट्रोलर। अब वो एग्रीमेंट हमें अटेस्ट कराना है, पर दिस सेक्शन 5, अगर आपने देखा होगा अमूमन हम जब भी टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होते हैं बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कोई भी उसको अटेस्ट नहीं कराता मेजॉरिटी केसेस में। अब वेदर नॉन अटेस्टेशन ऑफ सच एग्रीमेंट will declare such agreement invalid। why? इसके पीछे रीजन है ना कि अगर हम अटेस्ट भी नहीं करवा रहे कंसर्न रेंट कंट्रोलर से, उसके बावजूद भी हम केस फाइल करते हैं रेंट कंट्रोलर के पास, और रेंट कंट्रोलर ये डिटरमाइन करता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बिटवीन द पार्टीज। तो क्या रीजन है इसके पीछे? जी नहीं, डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी। ये जो सेक्शन 5 की प्रोविजन है, दिस इज अ डायरेक्टरी प्रोविजन। डायरेक्टरी हम किसे कहते हैं? जो रिकमेंडेशन को आपको दे
आपको गाइडलाइंस दे, ठीक है, पर आपके ऊपर अगर उसकी आप कंप्लायंस नहीं करते तो उस डॉक्यूमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करता। पर अगर आप मैंडेटरी डायरेक्शंस हो को लॉ की तो आपके ऊपर ये लाजम हो जाता है कि आप उसकी कंप्लायंस करेंगे। अगर आप कंप्लायंस नहीं करते तो वो सच डॉक्यूमेंट will be declared invalid by the law, and if a document has been declared invalid by the court or the law, then you cannot seek any right on the basis of such document. ये डिफरेंस होता है। अब सेक्शन 8 जो है इस लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 कहता है हायर रेंट चार्ज नहीं करेंगे, दिस इज फॉर्मल प्रोविजन। फेयर रेंट, फेयर रेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में आता भी है। फेयर रेंट क्या है? फेयर रेंट हाँ, फेयर रेंट वो होता है जो रेंट डिटरमाइन करता है रेंट कंट्रोलर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। अगर एप्लीकेशन हो आती है तो जब लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन फाइल की कि सर मेरी प्रॉपर्टी का रेंट जो है डिटरमाइन करें, क्योंकि मुझे जो रेंट मिल रहा है कम मिल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी। अब इसमें 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन आप याद कर लें, ठीक है, 4 कंडीशन। सबसे पहले सेक्शन 8 में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 8 का 1 कहता है कि एक क्लॉज ए कहता है कि अगर कोई बंदा कहता है कि सर मेरी प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएट करती है विद इन द लोकेलिटी, जो दूसरी प्रेमिसेस हैं उनकी रेट पर स्क्वायर फीट ये चल रही है और जो मुझे रेंट मिल रहा है वो बड़ा मिनिमम मिल रहा है, मिनिमल अमाउंट मुझे मिल रहा है, ठीक, नॉमिनल अमाउंट मुझे मिल रहा है रेंट का, तो मेरी प्रॉपर्टी की भी जो रेंट है आप उन प्रॉपर्टीज के मुताबिक करें जो लोकेलिटी में एडजॉइनिंग है, सिचुएट करती हैं, ठीक। या इसके अलावा अगर हम ये कहें, अगर वो ग्राउंड दूसरा ले कि सर जो मेरी प्रॉपर्टी है, अच्छा इस प्रॉपर्टी में जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो राइज हुई है, अच्छा इस ग्राउंड पे यहां सर मैंने रिपेयर कराया है प्रॉपर्टी को, उसके जरिए एडिशन हुई है या इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक, तो इस ग्राउंड पे भी वो लैंडलॉर्ड जो है अपनी प्रॉपर्टी का रेंट जो है कोर्ट से डिटरमाइन करवा सकता है, फेयर रेंट। अब तीसरी कंडीशन ये कि अगर कोई टैक्सेस इंपोज हो बाय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, उन बुनियाद पे भी फेयर रेंट डिटरमाइन हो सकता है। या अगर स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी टैक्सेस लगती हैं जैसे एफबीआर की तरफ से अब टैक्स लग गई प्रॉपर्टी की, उस बुनियाद पे भी हो सकता है। अब इसमें एक कंडीशन आप ध्यान में रखें, दिस इज द दूसरा, अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा जाए या रिटर्न में आ जाए तो क्या ये चीज लाजमी है कि लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन फाइल करता है कि अगर क्या ये चीज लाजमी है कि लैंडलॉर्ड को ये चारों चीजें प्रूव करनी चाहिए, एनी वन ऑफ दोस कंडीशन। अगर लैंडलॉर्ड सिर्फ यही प्रूव कर ले कि सर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस भले ना लगी, उसने कंटेंशन एक रेस किया बिफोर द कोर्ट, पर उसने कोर्ट में प्रूव नहीं कर सका, अगर सिर्फ कोर्ट में ये बता देता है कि सर मैंने रिपेयर कराई थी प्रॉपर्टी को, सर ये उसके बिल्स हैं, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कराई थी, उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ गई है, आप इस बुनियाद पे मुझे आप प्रॉपर्टी के रेंट देंगे, ठीक, या मैंने कोई इंप्रूवमेंट की है, एडिशन की उस प्रॉपर्टी में, खाली प्लाट था उस पर भी मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसी टेनेंट की पोजीशन में ही है ये प्रॉपर्टी, तो उस पर वो या सर जो कॉस्ट का मटेरियल है वो ज्यादा आ रहा है, उसकी रेट बढ़ गए, इस बुनियाद पे भी वो कर सकता है। अब फेयर रेंट अगर एक मर्तबा कोर्ट ने डिटरमाइन कर दिया तो वो फेयर रेंट जो है 3 साल तक वही रहेगा। विद इन 3 years यू कैन नॉट, लैंडलॉर्ड कैन नॉट फाइल अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द रेंट। और ये बात भी ध्यान में रखें कि फेयर रेंट की जब भी एप्लीकेशन फाइल होती है तो लैंडलॉर्ड कभी भी एरियर्स क्लेम नहीं कर सकता कि सर मुझे इसका एरियर्स भी दें, क्योंकि सर आपने फेयर रेंट बढ़ाया है तो सर ये मेरी प्रॉपर्टी में 5 साल से रह रहा था, फेयर रेंट जैसे बढ़ गया है तो सर 5 साल के एरियर्स भी आप मुझे इस फेयर रेंट के मुताबिक दे दें, ठीक है, ही कैन नॉट क्लेम दी एरियर्स। अब सेक्शन 9 कहता है, सेक्शन 9 इसकी लिमिटेशन डिफाइन करता है कि अगर फेयर रेंट कोर्ट करती है तो उसकी इंक्रीज जो है 3 साल तक नहीं हो सकती। हाँ, पर एनम 10% चार्जेस कर सकता है, क्योंकि इसका जो सेकंड प्रोविजन है, अच्छा 10% से ज्यादा नहीं ले सकता। अब पेमेंट ऑफ रेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 10 ये आपने देखा होगा, उमूमन जब एप्लीकेशन फाइल होती हैं एसआरपीओ के तहत बिफोर द कोर्ट्स रेंट कंट्रोलर, तो लैंडलॉर्ड एक प्ली लेता है कि सर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द टेनेंट वाज अंडर ऑब्लिगेशन टू फर्स्ट गिव द रेंट टू मी in person, and if I refuse such rent, then it was his obligation to send such amount of rent to me through postal money order, and if even then I refuse to collect the rent through the postal money order, in that case only he can file an application before the रेंट कंट्रोलर, जिसे हम एमआरसी कहते हैं, मिसल रेंट एप्लीकेशन फाइल करता है ना टेनेंट कि सर ये मुझसे लैंडलॉर्ड रेंट नहीं ले रहा, वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 में, इसलिए सर मैं कोर्ट में आ रहा हूं कोर्ट में जमा कराने के लिए कि अगर मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना आ जाए कि मैं डिफॉल्टर हूं रेंट का, इस वजह से। अब इसमें एक दूसरी चीज है
कि अगर एक रेंट एग्रीमेंट हुआ, उस रेंट एग्रीमेंट में या तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट स्पेसिफाई करते हैं कि बाय द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ और बाय द फिफ्थ ऑफ द ईच मंथ टेनेंट विल सबमिट द रेंट, टेनेंट विल पे द रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अगर डेट स्पेसिफाई नहीं होती तो लॉ कहता है कि आप बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ उसको रेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेक्शन 10 के बाद आपको पता है इस SRPO के तहत कौन कौन सी एप्लीकेशन फाइल होती हैं बिफोर द रेंट कंट्रोलर? सेक्शन 14 की फाइल होती है, सेक्शन 15 की फाइल होती है और सेक्शन 10(3) की फाइल होती है। इसके अलावा 11 की फाइल होती है। इसके अलावा नहीं, 16(1) इज इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन विच यू फाइल विद द मेन एप्लीकेशन, उसमें लिखा हुआ है लॉ में। ठीक है, आप कौन सी मेन एप्लीकेशन है इसके सेक्शन 11 के अलावा और कौन सी फाइल होती है? सेक्शन 12 की एप्लीकेशन भी फाइल होती है कि लैंडलॉर्ड मुझे रिपेयर से नहीं करवा के दे रहा जो उसका काम है। पर एक दूसरी चीज, अगर मैं टेनेंट हूं, मुझे लैंडलॉर्ड इलीगली या बाय एक्सरसाइजिंग द अनलॉफुल फोर्स he is trying to dispossess me from the property, what remedy the tenant has? ना ना, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट पे अप्लाई नहीं होता। एक केस लॉ है इस पे और वो पर इंक्यूरियम है। टेनेंट, अब पूरे SRPO में आप देखेंगे नॉट इवन अ सिंगल प्रोविजन, ठीक है, जो ये कहे if the landlord is trying to illegally dispossess the tenant then the tenant can avail certain remedy। नहीं है, कहीं भी रेमेडी नहीं है। अब हमने सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ा था कि अगर सेक्शन 9 अगर आप देखेंगे तो सिविल कोड इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई लॉ कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता, वो लॉ जो है उस पॉइंट के मुतालिक साइलेंट है, देन यू विल एक्सरसाइज द रेमेडी अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। अब इसमें दूसरा सवाल है फारसत, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कोड में जो जाते हैं, टेनेंट कभी नहीं जाता, पर दूसरी अगर कोई रेमेडी नहीं होती तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी वहां भी लिखा हुआ है। एक चीज ध्यान में रख लें कि पिटीशन और सूट में फर्क ये होता है कि अगर आप सूट फाइल करते हैं इट इज रिगार्डिंग द फैक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, पर अगर फैक्चुअल डिस्प्यूट ना हो, ठीक है, लीगल डिस्प्यूट हो बिटवीन द पार्टीज, ठीक, या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इशू होता है, देन यू विल फाइल द पिटीशन, जो आर्टिकल 199 में लिखी हुई है सारी चीजें। अब तो सेक्शन 13 कहता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप टेनेंट को विदाउट फॉलोइंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ डिस्पोजेस नहीं कर सकते। तो फिर टेनेंट आके एप्लीकेशन फाइल करता है, सूट फाइल करता है बिफोर द सीनियर सिविल जज, अगर वैल्यूएशन के मुताबिक। अब उसकी वैल्यूएशन कैसे बनेगी? अब उसमें अगर सूट वैल्यूएशन आप एक्ट देखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर एक प्रॉपर्टी का रेंट पर मंथ 2 लाख रुपए, तो आप वैल्यूएशन डिटरमाइन करने के लिए पूरे साल का रेंट काउंट करते हैं, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर या जनवरी टू नवंबर, जो भी आपका रेंट बनता है उसको आप जब का टोटल कर लेंगे तो जो वैल्यूएशन बनेगी, सच वैल्यूएशन शैल बी द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, उसके मुताबिक आप डिटरमाइन करेंगे वैल्यूएशन, ये पर एनम के मुताबिक जी आप डिटरमाइन करते हैं। अब पर एनम के मुताबिक अगर 15 मिलियन से कम की ज्यूरिसडिक्शन बनती है तो आप फाइल करेंगे वो सूट बिफोर द सिविल जज। पर अगर 15 मिलियन से ज्यादा की, क्योंकि अभी अमेंडमेंट के बाद की ज्यादा की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी, देन यू विल फाइल द सूट बिफोर द सीनियर सिविल जज। अब सेक्शन 11 कहता है कि नहीं, सेक्शन 9 स्पेशल इफेक्ट में आप क्यों जाएंगे? सेक्शन 9 में स्पेशल इफेक्ट में अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, ठीक है, लैंडलॉर्ड ओनर जो है प्रॉपर्टी रिकवर करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइटल, ठीक है, तो 6 मंथ की जो आपकी टाइम लिमिटेशन प्रोवाइड की गई है सेक्शन 9 में, उसके लिए आप जाते हैं। दिस इज द जी नहीं, टेनेंट के खिलाफ तमाम में छोड़ दो लैंडलॉर्ड, जैसे लैंडलॉर्ड के लिए एक स्पेशली लॉ बना हुआ है, दिस इज अ स्पेशल लॉ, ठीक है, SRPO, एंड दिस लॉ विल प्रिवेल ऑल द अदर जनरल लॉज व्हिच रेगुलेट्स व्हिच डील विद द रिलेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक। इसके अलावा कोई लॉ है भी नहीं, कैंटोनमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं पर वो इस पे अप्लाई नहीं होते, उस पे बाद में आते हैं। अगर एक लॉ बनाया गया है, उसका पर्पस है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट प्रोटेक्ट किए जाएं, तो व्हाई विल यू फाइल अ सूट फॉर अंडर द स्पेशल इफेक्ट? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि टेनेंट फाइल करेगा सूट? नहीं, तो टेनेंट सूट फाइल करेगा फॉर डिक्लेरेशन, सेक्शन 42। अगर टेनेंट जाएगा सिविल सूट फाइल करेगा अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड कि सर ये मुझे प्रॉपर्टी से इलीगली डिस्पोजेस कर रहा है। अच्छा, तो टेनेंट एक तो डिक्लेरेशन मांगता है, दूसरी इंजेक्शन मांगता है, वो सेक्शन 52 से ऑनवर्ड 56 तक आप पढ़ेंगे। जो इंजेक्शन का सेक्शन होगा कि सर इसको रेस्ट्रेन करें,
कि ये मुझे प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस ना करे और ये डिक्लेयर करे दैट आई एम द लॉफुल टेनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ रेमेडी वही, ऐसी बात है। सिविल सूट तो आप स्पेशल एक्ट के मुतालिक ही करते हैं ना, क्योंकि इनेबलिंग प्रोविजन तो स्पेशल एक्ट के ही है। अगर टेनेंट फाइल करेगा तो अगर जी 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 नहीं अगर देखिए जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट फी के प्रोविजन, कोर्ट फी तो हम कोर्ट फी एक्ट की बात नहीं कर रहे, हम सूट वैल्यूएशन एक्ट की बात कर रहे हैं। सूट वैल्यूएशन एक्ट के मुताबिक सर्टेन, अगर आप सिर्फ राइट अपना सीख कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के मुताबिक डिक्लेरेशन सीख नहीं करते तो आप हम कोर्ट फी लगाते हैं व्हेन यू आर सीकिंग द डिक्लेरेशन फॉर द प्रॉपर्टी। सर मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं, बट व्हेन यू आर जस्ट सीकिंग द डिक्लेरेशन रिगार्डिंग योर राइट तो उस पर कोर्ट फी नहीं लगाते। जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मैं बीइंग अ लैंडलॉर्ड, मैंने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। अब रेंट पे देने के बाद मैं कह रहा हूं कि टेनेंट को मैं भगाऊं, ये मुझे रेंट कम दे रहा है, मैं किसी दूसरे से रेंट ज्यादा ले लूंगा, ठीक, और मैं इसकी एमिनिटीज डिस्कनेक्ट कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करवा दूं या गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा दूं या वाटर के कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करवा दूं, तो फिर टेनेंट को रेमेडी होती है कि टेनेंट, देखिए सेक्शन 10 में जैसे लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन फाइल करता है तो सेक्शन 11 में टेनेंट जाता है एप्लीकेशन फाइल करता है बिफोर द लैंड रेंट कंट्रोलर कि सर आई एम द टेनेंट इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रेंट एग्रीमेंट और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, लैंडलॉर्ड हैज नो राइट टू गेट माय एमिनिटीज डिस्कनेक्टेड। वो जब एप्लीकेशन फाइल करता है सेक्शन 11(1) में तो फिर कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आप इसकी इम्यूनिटी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, और इसके डायरेक्शन देने के बाद अगर ना कराए तो कोर्ट खुद करवा लेती है। अगर उसके बाद भी वो लैंडलॉर्ड इस बजद है कि मैं इसको ये अवेल करने नहीं दूंगा इम्यूनिटीज, तो लॉ प्रोवाइड करता है कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में कि रेंट कंट्रोलर जो है उसको पनिशमेंट दे सकता है फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अब ये भी एक चीज ध्यान में रखें, हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी वायलेशन होती है इस लॉ की, वो कंप्लेंट, डायरेक्ट कंप्लेंट जो क्रिमिनल कंप्लेंट होती है वो टेनेंट फाइल नहीं कर सकता, वो सिर्फ रेंट कंट्रोलर ही फाइल करेगा। रेंट कंट्रोलर कोई अथॉरिटी है कि रेंट कंट्रोलर व्हाइल एक्सरसाइजिंग द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन एज एनश्राइन्ड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है सेक्शन 480 के 480 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब उसके बाद अगर रिपेयर्स करवाने हैं, अगर रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है दैट द मेजर रिपेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी डन बाय द लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड नहीं करता, उसके मुतालिक भी टेनेंट जो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अगर टेनेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, फाइल करने के बाद कोर्ट डायरेक्शन देती है लैंडलॉर्ड को कि आप इसकी रिपेयर करवाएं, ठीक, अगर लैंडलॉर्ड उसकी रिपेयर नहीं करवाता देन व्हाट इज द रेमेडी? हाँ, टेनेंट अपने खर्चे पे करता है, देन द कोर्ट शैल रिकवर सच अमाउंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, सेक्शन 12। अब सेक्शन 13 के बाद जो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 14 और सेक्शन 15, ठीक। सेक्शन 14 कहता है, आप अगर आप टाइटल हेडिंग देखेंगे सेक्शन 14 और 15 की, तो सेक्शन 14 कहता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, और अगर आप सेक्शन 15 देखेंगे तो वो आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर एविक्शन, एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर हम फाइल करते हैं फॉर एविक्शन। अब डिलीवरी ऑफ पोजेशन, इसमें 4-5 कंडीशंस हैं कि अगर इफ देयर इज अ विडो, या कोई माइनर हो जिसके बोथ पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या कोई बंदा है जो 6 महीने के अंदर 60 इयर्स का होने वाला है, या कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है विद इन 6 मंथ्स ही विल रिटायर, तो वो एप्लीकेशन फाइल करता है बिफोर द लैंड रेंट कंट्रोलर कि ये प्रॉपर्टी मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए। अब उसने जब एप्लीकेशन फाइल की तो रेंट कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को समरी डिसाइड करता है, ठीक है। उसको जरूरी नहीं है कि सेक्शन 15 की तरह पूरी एविडेंस सेक्शन 19 का प्रोसीजर अडॉप्ट करे, उस तरीके से करे। अब अगर वो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको 4 बताया कि कौन कौन फाइल कर सकते हैं, अगर वो उनकी माइनर की, विडो की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो ओल्ड एज बंदा है उसकी ऑलरेडी उसी विसिनिटी में, उसी बिल्डिंग में दूसरी प्रॉपर्टी है, देन ही कैन नॉट फाइल सच एप्लीकेशन, तो फिर वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। अच्छा, जब प्रॉपर्टी लेगा देन ही विल यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल यूज। अब सेक्शन 14 के बाद नहीं, अब उसके बाद अगर टेनेंट प्रॉपर्टी की पोजीशन डिलीवर नहीं करता तो कोर्ट ऑर्डर पास करती है समरी मिनट प्रॉपर्टी की पोजीशन लेके थ्रू द ऑथराइज्ड ऑफिसर या किसी भी तरीके से वो टेनेंट को हैंडओवर कर देती है। अब सेक्शन 15 कहता है एविक्शन, एविक्शन के कौन कौन से ग्राउंड्स हैं?
पर्सनल बोनाफाइड नीड होता है और डिफॉल्ट होता है जी। ठीक है, सबलेट कर दिया जी। सेल करना चाहता है, हाँ से अच्छा चलो सेल करना चाहता है भाई, पर्सनल बोनाफाइड नीड में हम ला सकते हैं। और इसके अलावा के लिए अगर बिल्डिंग बिल्कुल एक्सपायर होने वाला हो सर, उससे उस लिहाज से भी हम करवा सकते हैं क्योंकि टाइम नुकसान ना हो। अच्छा जी, अब इसमें सेक्शन 15 कहता है कि जो आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अगर सेक्शन 14 में नहीं करते, आप डिलीवरी पोजीशन नहीं चाहिए, 15 में करते हैं, तो लैंडलॉर्ड ऑर्डर कर सकता है, रेंट कंट्रोलर ऑर्डर कर सकता है सॉरी फॉर गेटिंग द टेनेंट एविक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब इसमें एक चीज को समझें, डिफॉल्ट को। अगर सेक्शन 15(2) कहता है कि मैंने एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली लिखा है कि मुझे प्रॉपर्टी की पोजीशन चाहिए, प्रॉपर्टी का रेंट चाहिए बाय द 5th ऑफ ईच मंथ, और टेनेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज, वो जो ड्यू डेट आती है उसके 15 दिन के बाद मुझे रेंट नहीं देता, डिफॉल्ट करता है, तो मैं एप्लीकेशन फाइल करता हूं फॉर एविक्शन। अब अगर वही टेनेंट कोर्ट में आए और कोर्ट में कहे कि सर दिस डिफॉल्ट वाज नॉट इंटेंशनल, दिस वाज, ठीक है, my bona fide mistake, or I was occupied in some other things and due to these reasons I couldn't pay the rent to the landlord. अगर वो कोर्ट देखे डिफॉल्ट कंटिन्यूसली फॉर 6 मंथ नहीं है, तो कोर्ट टेनेंट को डायरेक्शन देती है आप रेंट जमा कराएं, रेंट जमा कराने के बाद वो एप्लीकेशन डिसमिस कर देता है रेंट कंट्रोलर। अब दूसरी कंडीशन कि अगर उसमें कोई डेट स्पेसिफाई नहीं होती, लॉ में सेक्शन 15 का 2 कहता है, तो फिर 2 महीने बाद उसके कोर्ट काउंट करती है कि विद इन 60 डेज आफ्टर द रेंट हैज बिकम ड्यू फॉर द पेमेंट। जैसे लॉ ने कहा कि हमने पहले पढ़ा कि लॉ सेक्शन 10 कहता है बाय द 10th ऑफ ईच मंथ, अगर कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है, तो फिर उस अगर जनवरी की 10 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, लॉ में स्पेसिफाई, टेनेंट एग्रीमेंट में स्पेसिफाई नहीं है, लॉ कहता है बाय द 10 जनवरी को उसको रेंट देना है, तो फिर वो डिफॉल्ट कंसीडर किया जाएगा आफ्टर 60 डेज। आप मार्च 10 से वो डिफॉल्ट काउंट करेंगे, वो डिफॉल्ट भी 6 महीने होने चाहिए, मतलब मार्च 10 से फिर आप काउंट करते हैं ऑनवर्ड 6 मंथ, जो भी डेट आएगी, जो महीना आएगा, तो वो डिफॉल्ट होगा इस तरीके से। ये थोड़ी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये याद रख लें, शायद इंटरव्यू में आ जाए या एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है, ये सारी चीजें। अब उसके अलावा या अगर मैंने टेनेंट को प्रॉपर्टी दी है, जैसे आप सबने बताया, इन्होंने भी बताया जूम से थ्रू, कि मैंने प्रॉपर्टी दी और मैंने रेंट एग्रीमेंट में लिखा कि यू विल नॉट सबलेट प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, वो सबलेट कर दी उसने, या आई एम गिविंग सच प्रॉपर्टी यू फॉर द रेजिडेंशियल पर्पसेस, वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है, या मैं कमर्शियल पर्पस के लिए देता हूं, वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करता है, ठीक। या इसके अलावा अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं टेनेंसी के, उसको वायलेट करता है, या अगर टेनेंट कोई एक्ट कमिट करता है जिससे मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को इंपेयर करता है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को डैमेज करता है, ठीक है, तो उस बुनियाद पे भी मैं फाइल कर सकता हूं। या इसके अलावा टेनेंट किसी ऐसी एक्टिविटी में कि वो अपने घर की में जो रहता है वहां पे ऐसी एक्टिविटीज करता है, लाइक ही इज यूजिंग अ लाउड स्पीकर एंड ड्यू टू दैट द पीपल ऑफ द विसिनिटी आर बीइंग डिस्टर्ब, वो न्यूसेंस करता है, या उसने कोई ऐसा एनिमल रखता है कि पूरी बिल्डिंग जो है उसकी वजह से परेशान हो गई है, ऑन सच बेसिस द लैंडलॉर्ड कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एविक्शन। या अगर लैंडलॉर्ड कहे कि सर मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए फॉर रिकंस्ट्रक्शन और री इरेक्शन, तो इसमें एक चीज हमने रख लें कि जब एप्लीकेशन फाइल होगी फॉर रिकंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन फाइल होने के बाद कोर्ट जो है टेनेंट को कहती है प्रॉपर्टी की पोजीशन आप हैंडओवर कर दें लैंडलॉर्ड को, विद इन 6 मंथ्स लैंडलॉर्ड को उस प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना है। अगर 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी को डेमोलिश नहीं करता लैंडलॉर्ड, तो फिर वही टेनेंट आ सकता है कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करे, कोर्ट उसको पोजीशन रिस्टोर करेगी। 6 महीने के अंदर डेमोलिश करने के बाद फिर 2 साल के अंदर उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। पर ये ग्राउंड अगर लेगा तो ये चीज लाजमी है कि कंसर्न इदारे से परमिशन लेगा फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे एसबीसी से लेते हैं परमिशन वगैरह। तो अगर 2 साल के अंदर वो कंस्ट्रक्शन हो गई और वही टेनेंट दोबारा कोर्ट में आता है, कहता है कि सर मुझे डिस्पोजेस किया गया, मुझे एविक्ट किया गया था प्रॉपर्टी से, अब ये प्रॉपर्टी बन गई है, लैंडलॉर्ड ने बना ली है, ये प्रॉपर्टी मुझे दी जाए, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप प्रॉपर्टी अगर किसी दूसरे टेनेंट को नहीं दिए, आप इसको टेनेंट को प्रॉपर्टी देंगे, और उस वक्त जो हम सेक्शन हमने पढ़ा फेयर रेंट का सेक्शन 8 के मुताबिक जो प्रॉपर्टी में दूसरी प्रॉपर्टी होंगी विद इन विसिनिटी, उसी रेंट को डिटरमिन करके उसके मुताबिक कोर्ट उसको प्रॉपर्टी दे देगी।
पर वही एरिया देगी जिस एरिया, अगर मेरा 1000 गज का एक प्लॉट था, उस 1000 गज के प्लॉट पे मेरे 400 गज का एक बंगला बना था जो मैंने रेंट पे दे दिया, 600 गज का खाली था। अब मैंने एक 1000 गज का प्रॉपर्टी बना ली है, अब उसमें अगर मैंने पोर्शंस रखे हैं 400 गज के, तो मैं सिर्फ एलिजिबल हूंगा बीइंग अ टेनेंट टू सीक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंड ऑफ 400 स्क्वायर यार्ड्स, जो मेरे पास पहले थी, उससे मैं ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब उसके अलावा जो हमने लास्ट ग्राउंड पढ़ा, बोना फिडे नीड, अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट कहे कि सर ये प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड कहे कि सर ये प्रॉपर्टी मुझे अपने लिए चाहिए, मुझे मेरी बीवी के लिए चाहिए, मुझे मेरे बेटे या बेटी के लिए चाहिए, तो वो सेक्शन 15 की सेक्शन 2 क्लॉज 7 का ग्राउंड ले सकता है कि बोनाफिडे यूज के लिए चाहिए। पर अगर वो प्रॉपर्टी बोनाफिडे यूज के लिए ले रहा है कोर्ट से, तो 1 साल तक उसको बोनाफिडे पर्पस के लिए यूज करनी है, अदरवाइज कोर्ट जो है उसके ऊपर फाइन लगा सकती है 10 टाइम्स ऑफ द रेंट। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 15 के अलावा सेक्शन 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 कहता है कि व्हेन यू विल फाइल द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एंड यू आर सीकिंग द इविक्शन ऑफ द टेनेंट। अच्छा, सेक्शन 15A पढ़ लेते हैं पहले। अगर पेनल्टी, आप पर्सनल हमने यूज की बात की, शो आपने सर गलत बताई है जी, पेनल्टी आपने गलत बताई। अच्छा, सेक्शन 15A में लोग को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 15A कहता है पेनल्टी फॉर यूज ऑफ प्रीमिसेस अदर देन पर्सनल यूज। ठीक, अगर 1 ईयर तक उसको पोजीशन यूज करने का नहीं करता, टेनेंट आके कंप्लेन कर देता है, ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर्स रेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने 10 महीने बताई थी, 1 ईयर्स रेंट, ठीक। अच्छा, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो 1 ईयर का जो रेंट होगा वो उसको देना पड़ेगा ऑफ द बिल्डिंग ऑफ प्रीमिसेस एज द केस मे बी पेएबल इमीडिएटली बिफोर द पोजीशन वाज सो ऑब्टेन। अच्छा, अब उसके बाद वो पोजीशन रिस्टोर हो जाएगी जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है टेनेंट, फाइन के बाद। अब सेक्शन 16 कहता है सेक्शन एरियर्स ऑफ द रेंट, अगर मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की फॉर सीकिंग एविक्शन, उस एप्लीकेशन के साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफॉल्ट मैं एप्लीकेशन फाइल करता हूं बिफोर द लैंड रेंट कंट्रोलर कि सर इसको इविक्ट तो करें, पर मीनवाइल ही हैज नॉट पेड रेंट टू मी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स 9 मंथ्स, सर इतने महीनों की मुझे उसने रेंट नहीं दी और ये मुझे अभी करंट रेंट भी नहीं दे रहा। जब मैं 16 की एप्लीकेशन फाइल करता हूं तो कोर्ट 2 किस्म की डायरेक्शन दे सकती है, या तो आप एरियर्स दें, उसके साथ साथ आप जो करंट रेंट है वो भी दें। अब वो जो करंट रेंट है या एरियर्स जो है कोर्ट अमूमन देती है, करंट रेट तो आपको हर महीने जो कोर्ट में जमा होगा यू कैन कलेक्ट सच रेंट, या एरियर्स जो होते हैं आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द रेंट एप्लीकेशन, या अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है इसमें कि अगर उस एरियर्स ऑफ रेंट कोर्ट के पास आते हैं, पार्टी एप्लीकेशन देती है, देन द कोर्ट ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन दे सकती है। अब अगर कोर्ट ने मुझे, मैं टेनेंट हूं, मुझे डायरेक्शन दी कि भाई आपने जो प्रॉपर्टी में बैठे हैं जब तक ये डिटरमिन हो कि यू आर लायबल टू बी इविक्टेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, ठीक है, मीनवाइल आप उनको रेंट पे करें। अगर मैं रेंट पे नहीं करता तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द लैंडलॉर्ड? फिर सेक्शन 16(2) की एप्लीकेशन फाइल होती है। सेक्शन 16(2) में यह होता है कि लैंडलॉर्ड आके एप्लीकेशन फाइल करता है कि सर आपने इनको डायरेक्शन दिए थे कि प्रॉपर्टी की जो है ये जो रेंट जो है वो मुझे दें, प्रॉपर्टी से मुतालिक एरियर्स भी जमा कराएं, करंट रेंट भी जमा कराएं, इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की, तो कोर्ट उसको डिफेंस स्ट्रक ऑफ करके प्रॉपर्टी की पोजीशन दे देती है टू दी लैंडलॉर्ड। नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा पूछें। ठीक, हाँ हाँ, वो देखें, वो एक चीज, अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, उसने एरियर्स जमा करा दिए कोर्ट में, ठीक, अगर जमा नहीं कराते, या तो ये जमा कराएगा जो सेक्शन 16 कहता है कि कोर्ट जो एरियर्स ऑफ रेंट डिटरमिन कर सकती है। अगर उस टेनेंट ने कोर्ट में एरियर्स, या कोर्ट कहे कि भाई जो हम एरियर्स आपके डिटरमिन कर देते हैं, पर उस एरियर्स की रिकवरी के लिए टेनेंट लैंडलॉर्ड क्या करे, जाके सूट फाइल करे, सूट के जरिए जो है एरियर्स ले ले, ठीक है, करंट रेंट हम आपको देंगे, एरियर्स विल बी डिटरमिन एट द टाइम फाइनल डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन। और कोर्ट जो है डायरेक्शन दे देती है कि रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक जो करंट रेंट है आप करंट रेंट दे दें लैंडलॉर्ड को, जो आपका एरियर्स होंगे वो जब एविडेंस आएगी दोनों पार्टीज की तरफ से फाइनल डिटरमिन कर देंगे। कोर्ट ने एप्लीकेशन आपकी डिस्पोज ऑफ कर दी, आपने एग्जीक्यूशन में पोजीशन ले ली। अब क्वेश्चन आया कि सर मुझे एरियर्स तो नहीं मिले,
मैंने तो 2 साल तक, इस बंदे ने 3 साल तक मुझे इसने रेंट नहीं दिया था, कोर्ट ने डिटरमिन कर लिया कि मेरा ये रेंट बनता है, तो फिर आप सिविल सूट फाइल करते हैं फॉर रिकवरी ऑफ द रेंट। उस सिविल सूट के जरिए आपको वो रेंट मिलता है। अच्छा, अगर रेंट नहीं देता टेनेंट तो 16(2) में कोर्ट उसका डिफरेंस स्ट्रोक ऑफ कर देती है और लैंडलॉर्ड को पोजीशन में पुट कर देती है। सर इसकी लिमिटेशन कितनी है सर? किसकी? अच्छा, 3 साल तक, आप 3 साल से ज्यादा रेंट के लिए, वो हम लिमिटेशन रेट जब पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि पोजीशन की क्या लैंडलॉर्ड के मुतालिक रेमेडी है, कितने साल के अंदर कर सकता है एप्लीकेशन एविक्शन के मुतालिक, या अगर वो रेंट कर रहा है तो 3 साल से ज्यादा के रेंट नहीं ले सकता। ठीक है, वो रेलिवेंट आर्टिकल्स में आपको बताऊंगा शेड्यूल के लिमिटेशन एक्ट के। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 17 कहता है कि इफ द लैंडलॉर्ड फाइल्स एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द फ्राइवलस एंड वेक्सेशियस ग्राउंड्स, तो कोर्ट जो है उसके ऊपर 10 टाइम्स मंथली रेंट, जो मैं आपको 10 टाइम्स उसका बता रहा था, यहां लिखा हुआ है। अच्छा, ये 10 टाइम्स मंथली रेंट जो है उसके लैंडलॉर्ड के ऊपर फाइन लगा सकती है। ठीक है, कंपनसेट कर सकती है, सॉरी नॉट द फाइन, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड फाइन एंड द कंपनसेशन। कंपनसेशन उसको मिलती है जो एग्रीड पास है, कोर्ट उसको दिलाए। ठीक, फाइन वूमन जो कोर्ट डायरेक्ट करती है, इट इज टू बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होती है फाइन, और वो पनिशमेंट होती है। और कंपनसेशन जो होती है तो फैसिलिटेट द एग्रीड पर्सन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 18 ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने प्रॉपर्टी की एक टेनेंसी के थ्रू किसी टेनेंट को दे दी। अब वो जो टेनेंट है वो प्रॉपर्टी में कोई यूज कर रहा है, ड्यूरिंग दी सबसिस्टेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ द टेनेंसी वो प्रॉपर्टी मैंने किसी और को बेच दी, तो बेचने के बाद ये लाजमी है कि मैं, जो नया ओनर होगा वो नोटिस देगा कि चेंज ऑफ ओनरशिप, कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है। पर इस चीज में एक ये रिक्वायरमेंट जरूरी है, लॉ के मुताबिक मैंडेटरी है कि वो जो नोटिस देगा डिफॉल्ट काउंट होगा आफ्टर 30 डेज। जैसे हमने उसमें पढ़ा सेक्शन 15(2) में कि 15 डेज आफ्टर द फिक्स डेट, इसमें अगर आप लैंडलॉर्ड वो नोटिस देगा न्यू लैंडलॉर्ड, तो वो उसको 30 डेज के तक रेंट देनी है। अगर 30 डेज के अंदर रेंट नहीं देता तो फिर डिफॉल्ट काउंट होता है फिक्स डेट के मुताबिक। अच्छा, इसमें इस पे बहुत सारी अभी जजमेंट्स आ गई हैं कि इफ अ लैंडलॉर्ड, ठीक है, the person who purchased the property from the previous predecessor landlord, and after purchasing the property after elapsing of 30 days he directly file an application before the court, डिफॉल्ट की बुनियाद पे, या 6 महीने का पीरियड अगर फिक्स हो गया, 30 दिन इसमें लॉ में लिखा हुआ है, अगर वो डायरेक्ट जाके रेंट एप्लीकेशन फाइल कर देता है और उस रेंट एप्लीकेशन की बुनियाद पे नोटिस चला जाता है टेनेंट को, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी दैट दिस इज अ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एसआरपीओ। तो अब ये लाजमी नहीं है कि लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी लेने के बाद जो नया लैंडलॉर्ड होगा वो नोटिस दे सेक्शन 18 का, उसके बाद जाके रेंट एप्लीकेशन फाइल करे। अगर वो रेंट एप्लीकेशन फाइल करता है, फाइल करने के बाद रेंट एप्लीकेशन अगर रेंट कंट्रोलर उसको नोटिस इश्यू कर देता है तो ये रिक्वायरमेंट फिल आउट हो जाती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाती है। अब इस पे एक सेक्शन है 19, ये प्रोसीजर डिफाइन करता है। क्या प्रोसीजर रेंट एप्लीकेशन का, किसी ने चलाई रेंट एप्लीकेशन? अब मैं लैंडलॉर्ड बीइंग या टेनेंट, किसी ने भी एप्लीकेशन फाइल, सेक्शन 15 का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने आके एप्लीकेशन फाइल कर दी फॉर द इविक्शन ऑफ द टेनेंट। एप्लीकेशन जब मेरी एडमिट हो जाती है, नोटिस होंगे। अच्छा, जो हमने सूट में पढ़ा था ऑर्डर रूल 1 में कि अगर आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगे विद इन 30 डेज, यहां पे लॉ कहता है कि आप फाइल करेंगे विद इन 15 डेज। ठीक, 15 डेज में आके वो एप्लीकेशन फाइल करता है। अब इसमें रेंट का लॉ कहता है कोर्ट फॉर्मली इशू फ्रेम करने की कोर्ट को जरूरत नहीं है। कोर्ट जो है व्हाइल डिसाइडिंग द रेंट एप्लीकेशन उसमें इशू फ्रेम कर सकती है, पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन फ्रेम कर सकती है, उसकी बुनियाद पे जो कोर्ट अपना फैसला देगी। ठीक, अब जी हाँ कर सकते हैं, पर इसमें अगर मैं आपको आगे सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये, या इसी में लिखा हुआ है कि इशू फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। अब 5 लिखा हुआ, जी बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब रिटन स्टेटमेंट आ गया, देन द प्लेंटिफ एप्लीकेंट जो होगा he will lead the evidence, likewise जो रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ फाइल हो रही है he will lead the evidence। ठीक है, सब्सिक्वेंटली कोर्ट जो अपना डिसीजन दे देती है। अब इसके अलावा
वही एविडेंस का प्रोसीजर है जो सिविल प्रोसीजर कोड हमने पढ़ा था ऑर्डर 18 में, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, आर्टिकल 732, हालांकि कानूनी शायद ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस, पर जनरल प्रिंसिपल्स हम एविडेंस का वहां से लेते हैं। पीपीसी का किस तरीके से होगा, एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, अगर उस पार्टीज की एविडेंस आती हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 19 का सबसेक्शन 5, द कंट्रोलर शेल इंस्टेड ऑफ फॉर्मली फ्रेमिंग द इश्यूज between the parties state them briefly in the judgment and shall record findings on each issue separately। ठीक है, तो ऑर्डर 20 रूल 5 जब हमने पढ़ा था, हर इशू के मुतालिक सेपरेट फाइंडिंग आनी चाहिए, तो कोर्ट इसको फॉर्मल इशू फ्रेम करने की कोर्ट को जरूरत नहीं होती। बाकी सेक्शन 20 फॉर्मल है कि कोर्ट रेंट कंट्रोलर जो है फॉर द पर्पज ऑफ समनिंग, डिस्कवरी या किसी भी चीज की इंस्पेक्शन के लिए या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए पावर एक्सरसाइज करती है सिविल कोड का। अब अपील, कितनी अपील्स होती हैं एसआरपीओ के लॉ के मुताबिक? एक अपील होती है। अब सेक्शन 21 कहता है कि अगर डिसीजन आ गया एविक्शन में, तो उसमें आप 30 डेज के अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है, तो प्रेफर एन अपील टू द कोर्ट। अब जो अपीलेट अथॉरिटी होती है वो फाइनल डिस्पोजल करती है केस का। अब फर्स्ट अपील हो गई, फर्स्ट अपील में भी वो फैसला टेनेंट के खिलाफ आ गया, तो अब टेनेंट को क्या रेमेडी है? नहीं, सेकंड अपील नहीं है। सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 में जी सीपी फाइल होती है। सीपी फाइल क्यों होती है? आपको क्रिमिनल लॉ में पढ़ा था कि फर्स्ट अपील के बाद हम रिवीजन फाइल करते हैं। ठीक, क्यों? ऑन दी बेसिस ऑफ लॉ, क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। ठीक, क्वेश्चन ऑफ लॉ। लाइकवाइज सीपीसी में जो सेकंड अपील होती है सेक्शन 100 में, उसमें भी क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सीपी में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, तो वाइल हम जब सीपी फाइल करते हैं तो कोर्ट आपका फैक्चुअल इशू डिसाइड नहीं करती, कोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करती है व्हाइल यू फाइल दिस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट। अच्छा, जब अपील फाइल होगी तो अपीलेट कोर्ट को पावर होता है इंजेक्शन ग्रांट करने का सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 में, कि वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकती है। अच्छा, इसमें सेक्शन 14 के मुतालिक जैसे नाराजो साहब ने आपको बताया कि नो इंजेक्शन शैल बी ग्रांटेड इफ द अपील हैज बीन प्रेफर्ड फ्रॉम द ऑर्डर अंडर सेक्शन 14। अगर सेक्शन 14 के खिलाफ हम अपील करते हैं तो उसकी इंजेक्शन क्लेम आप नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। अब सेक्शन 16(1) का ऑर्डर हो गया कि आप जो है रेंट जमा कराएं, टेनेंट को डायरेक्शन आई, तो क्या वो अपील फाइल कर सकता है? नहीं होता, क्योंकि एसआरपीओ के लॉ के मुताबिक, या अगर आपने फैमिली केसेस भी चलाए होंगे तो अपील फाइल होती है अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर। तो इसकी रेमेडी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, वो भी तकरीबन उमूमन डिसमिस होती है 99%। एक ही जजमेंट है लेडीशिप मैडम कौशल सुल्ताना की कि आप 16(1) के में खिलाफ भी पिटीशन फाइल जब करते हैं तो उसको कोर्ट जो है फाइंडिंग को सेटिस्फाइड कर सकती है। ठीक है, वो उस पर एक जजमेंट है जी। नहीं, हम उसी की बात कर रहे हैं कि अगर 16(1) में एक ऑर्डर होगा उसको आप इंटरिम ट्रीट करेंगे, फाइनल ऑर्डर नहीं है, उसके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, फैमिली लॉ में भी आप नहीं कर सकते। सेक्शन 14 आप उसका पढ़ेंगे ना जी, सीपी में जा सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सीपी में आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब सेक्शन 21 के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, हमने 21 पढ़ा था, ऑर्डर 21 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। अगर सिविल कोर्ट होगी तो सिविल ट्रायल अगर कोई जजमेंट अनाउंस करेगी तो उसकी एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है ऑर्डर 21 में। अब इसमें क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, ये स्पेशल लॉ सब्सटेंटिव नेचर में भी है एंड प्रोसीजरल नेचर में भी है। ठीक, अब इसमें सेक्शन 22 कहता है कि जब फाइनल ऑर्डर पास होगा तो वो कोर्ट, जो कंट्रोलर जो ऑर्डर पास करेगा एविक्शन का, वही कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी उसी ऑर्डर को जो एविक्शन के लिए पास किया गया है, डिलीवरी या पोजीशन के लिए पास किया गया है। अब जब वो कोर्ट एग्जीक्यूट करती है, उस एग्जीक्यूशन के दौरान उस डिक्री, उस ऑर्डर की डिस्चार्ज या सेटिस्फेक्शन के मुतालिक कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी, जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 47 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में। अब कॉग्निजेंस, सेक्शन 23 सेक्शन 24 कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द रेंट कंट्रोलर। ये आपका सिंपल एसआरपीओ है। अब इसके मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम लिमिटेशन जी जी नहीं कर सकते, वो तो लॉ हमने पढ़ लिया सेक्शन 15 में, नहीं कर सकते आप सबलेट उसको। हाँ, नहीं दे सकते ना, अगर until and unless it is specifically mentioned in the agreement that the tenant can sublet such property to subtenant, तो फिर तो कर सकता है। पर अगर लॉ में लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते, ठीक है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर तो वो नहीं दे सकता। अगर देगा तो फिर उसकी एविक्शन हो जाएगी।
नहीं सीपीसी वाला। अब इसमें एक चीज ध्यान में रख लें कि अगर कोई भी लॉ स्पेशल जो किसी प्रोसीजर के मुतालिक साइलेंट है, ठीक है, सिविल लॉ से रिलेटेड, तो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं फिर सीपीसी का, अगर साइलेंट है। जी जी एक मिनट। अच्छा टेनेंट्स में नहीं, देखिए लैंडलॉर्ड के मुतालिक तो एक चीज लॉ ने बड़ी क्लियर कर दी डेफिनेशन में कि अगर टेनेंट अथराइज बाय, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है टेनेंट के साथ थ्रू इट्स मैनेजर, देन इज अथराइज पर्सन। हाँ ठीक है, अगर कंपनी है फिर तो है, जाहिर सी बात है, फिर तो है, अगर कंपनी है तो बिल्कुल है। जी अच्छा, अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर वैसे तो टेनेंसी एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लाजमी नहीं है क्योंकि डायरेक्टरी प्रोविजन है, मैंडेटरी नहीं है, पर अगर अब एक दूसरे सवाल पे आते हैं कि टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, मैंने एग्रीमेंट किया आपके साथ, वो एग्रीमेंट था 11 महीने का, 11 महीने के बाद एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है, आपके और मेरे बीच में दूसरा एग्रीमेंट नहीं होता, आप प्रॉपर्टी की पोजीशन में रहते हैं, तो क्या बीइंग अ टेनेंट यू कैन रिमेन इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रह सकता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी की पोजीशन में रह सकता है और उसको हम क्या कहते हैं? हाँ ना, टेनेंसी। अच्छा अच्छा, दूसरा लफ्ज बताएं जो जो इससे उमूमन लीगल लैंग्वेज में। जी आप पूछें। स्टैट्यूटरी टेनेंट, स्टैट्यूटरी टेनेंसी जो होती है, इसके मतलब एक चीज याद रख लें कि वो जो टेनेंसी है वो पर मंथ बेसिस पे होती है, ठीक है, उसके लिए फिर उसको टेनेंट को हर महीने रेंट देना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी भी पर मंथ की बुनियाद पे होती है। अगर वो स्टैट्यूटरी टेनेंट रहता है तो अगर एविक्शन की एप्लीकेशन फाइल होती है तो कोर्ट जो है उसको एविक्शन की डायरेक्शन दे सकती है, पर उसकी पोजीशन को हम अनलॉफुल पोजीशन नहीं कहेंगे, ठीक है, ये चीज हम ध्यान में रख लें। अच्छा ये जी, हम भी वही कह रहे हैं कि अगर टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, उसका मकसद यही होता है कि जब जो प्रिस्क्राइब टाइम है वो पूरा हो गया, हम यही बात कर रहे हैं कि अगर टेनेंसी एग्रीमेंट हमने किसी के साथ किया, वो टाइम 11 महीने का था या वो 5 साल के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट था, फॉर इंस्टेंस हमने 11 महीने का टेनेंसी एग्रीमेंट करते हैं, वो टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है, उसके एक्सपायरी के बाद टेनेंट जो पोजीशन में बैठा होगा उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ स्टैट्यूटरी टेनेंसी। जी जी एक मिनट जी, क्या कह रहे हैं? हाँ प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? टेनेंट, टेनेंट पोजीशन में बैठा है, टेनेंट जो है प्रॉपर्टी उसने कमर्शियल पर्पस के लिए ली है, वो कोई कंपनी चला रहा है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर हाउसेज है फॉर एग्जांपल, उनका एक प्रोजेक्ट होना है 11 महीने में कंप्लीट, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, उसने दौरान एग्रीमेंट के दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया जो अब दूसरे 11 महीनों में कंप्लीट होना है, ठीक है, अब अगर वो प्रॉपर्टी की पोजीशन में रहता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट, तो उसको हम ये कंसीडर करेंगे कि वो स्टैट्यूटरी टेनेंसी है। नहीं 11 महीने के लिए, देखें 11 महीने के लिए तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो जो एविक्शन मांग रहा है, ठीक है, लैंडलॉर्ड, ठीक, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है तो उस पर तो आप एक चीज ध्यान में रख लें कि बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ठीक है, अ टेनेंट कैन नॉट डिप्राइव द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, नहीं कर सकता। अगर उसके प्रोजेक्ट 10 साल तक चलते रहे तो क्या लैंडलॉर्ड को टेनेंट नहीं देगा प्रॉपर्टी? एग्रीमेंट अगर एक्सपायर हो गया देन द लैंडलॉर्ड हैज द राइट टू सीक द एविक्शन फ्रॉम ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, वो कर सकता है। हाँ कि स्टैट्यूटरी टेनेंट है, अगर हर महीने वो भले 11 महीने का दूसरा एग्रीमेंट ना हो, वो 11 महीने तक तो क्या 10 साल तक भी अगर वो परमानेंट रेंट लेता रहता है तो हम ये कंसीडर करेंगे सर स्टैट्यूटरी टेनेंसी है। एग्रीमेंट भले फर्स्ट एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाए, उसके बाद अगर वो पर मंथ रेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, एक्नॉलेज कर रहा है उस चीज को, फिर तो उसको स्टैट्यूटरी टेनेंसी आप तस्वर करेंगे। जी आप पूछे, कौन पूछ रहा था जूम से? अच्छा एक मिनट इनसे पूछ ले, जूम वाले कहते हैं हमें आप मौका नहीं देते। थोड़ा सा टेंटेटिव ऑर्डर के बारे में बता दें। टेंटेटिव ऑर्डर के बारे में बता दें थोड़ा सा। देखिए टेंटेटिव ऑर्डर से मुराद सेक्शन एसआरपीओ के तहत तो एक ही ऑर्डर होता है सेक्शन 16, जो मेरी नॉलेज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि टेंटेटिव ऑर्डर होता है फॉर द पेमेंट ऑफ द रेंट सेक्शन 16(1) में, ठीक। अब उसको कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आप जो है टेंटेटिवली, अच्छा
रेंट जमा करा दें जो कोर्ट ने असरटेन किया है अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट, या अगर 10% इंक्रीज का भी इशू होता है तो वो कोर्ट डिटरमिन करने के बाद इंटरम ऑर्डर एक ही नेचर का होता है 16(1) का। अब इसके अलावा 16(1) के अलावा टेंटेटिव ऑर्डर तो एसआरपीओ में कोई नहीं होता। अगर होता है तो आप बता दें इस चीज के मुतालिक, या अगर मेरी नॉलेज में आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। 16(1) की स्टे एप्लीकेशन जैसे आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में होती है, सिविल लॉ में तो बहुत सारे होते हैं, एसआरपीओ में 16(1) का ऑर्डर होता है। आप पूछेंगे आप नहीं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हम कह रहे हैं ना। सर इन केस ऑफ डिफॉल्ट अच्छा 16(1) में एक 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 16(2) का जो ऑर्डर होता है वो एक मिनट जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जजमेंट से करते हैं बिल्कुल, क्योंकि केस लॉ इज आल्सो लॉ, ठीक है। स्टेट डिसीजन होता है ना, एक पॉइंट डिसाइड कर दी किसी कोर्ट ने तो आपके ऊपर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 189 या आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 203 फेडरल शरीयत कोड का इन्होंने बताया था नाराज साहब ने आपको, तो ये सारी चीजें, ये जो लॉ है वो जजमेंट्स भी सुपीरियर कोर्ट की लॉ कंसीडर की जाती हैं। अब उस लॉ वो भी आपके ऊपर बाइंडिंग होता है। एक जूम वाले से पूछ फिर आपके पास, जी आप पूछें, अभी पूछें। सर मैं ये कह रहा था कि अगर वो कोर्ट ऑर्डर करती है 16(1) में कि आप रेंट पे करें, कोर्ट में सबमिट करें, अगर वो फेल होता है तो जो 16(2) का जो ऑर्डर होगा जी वो उसकी क्या मतलब लीगल वैल्यू होगा, वो फाइनल ट्रीट किया जाएगा वो या फाइनल ट्रीट किया जाएगा, 16(2) जाहिर का सी है? बात 16(2) का जो ऑर्डर होगा उसको फाइनली ट्रीट किया जाएगा। कोर्ट उसको डायरेक्शन दे तो देती है, आप अपील पजेशन दे दें है उसकी। जी उसकी जी आप बताएं। उसकी कोई रेमेडी हाँ रेमेडी, देने आप के लिए उसको कोई चैलेंज डिवीजन कर या सकते अपील हैं है? इन अपील, आप उसके खिलाफ अपील फाइल करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं 16(2) को कि मुझे मेरिट पे केस चलाने दिए का थैंक यू मौका सर। दिया जाए। मेरी जो टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे मुझे जो है मैं रेंट जमा नहीं करवा पाया, रेंट कंट्रोलर ने 16(2) का ऑर्डर कर दिया, अब मेरे खिलाफ डायरेक्शन आ गई कि मैं प्रॉपर्टी उसको दे दूं, पोजीशन एग्जीक्यूशन चल रही है कि सर आप जो अपील के दौरान इसको स्टे कर लें या इंजेक्शन दे दें या इसको सेटिसाइड कर दें ताकि मैं भी रेंट कंट्रोलर के पास अपनी एविडेंस लीड कर सकूं। अच्छा अभी आप पूछें। अच्छा फिर देखें उसमें अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा होता है एक क्लॉज, अगर आपने कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट पढ़ा होगा तो ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट एक दूसरे को बोलते हैं कि आप मुझे प्रॉपर्टी खाली करके दे दें, तो उसमें एक लिमिट टाइम पीरियड मेंशन होता है कि आप 60 डेज के अंदर ये प्रॉपर्टी मुझे देंगे वापस रिटर्न, पर वो नोटिस देना पड़ता है, ठीक, नोटिस मैंडेटरी। अगर ये कोई प्रोविजन ही नहीं है देन द टेनेंसी एग्रीमेंट जो होगी उसकी ड्यूरेशन 11 महीने होगी। अगर आपको, क्योंकि हर टेनेंसी एग्रीमेंट में ये क्लॉज मेंशन किया जाता है कि अगर लैंडलॉर्ड 11 महीने से पहले प्रॉपर्टी चाहता है कि मुझे वापस दी जाए तो वो नोटिस देगा 30 डेज का, पर उस पर सारी कंडीशंस या ग्राउंड्स लॉ का यही अप्लाई होगा जो हमने सेक्शन 14 और 15 में पढ़ा। लाइकवाइज अगर टेनेंट कहता है आई एम नॉट इन कैपेसिटी टू पे रेंट टू यू, ठीक है, या मेरी बिजनेस का नुकसान हो गया, कोई भी चीज है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो फिर आप नोटिस, वो टेनेंट देता है लैंडलॉर्ड को 30 डेज, पर अगर ये क्लॉज नहीं है फिर तो 11 महीने ही चलेगी। और कोई है? ठीक है। नहीं वो तो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन है, पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से मतलब समझ लें, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कभी भी रेंट की शक्ल इख्तियार नहीं करता, रेंट की हैसियत में नहीं आता अनटिल एंड अनलेस ये लिखा हुआ हो एग्रीमेंट में कि अगर कोई रेंट नहीं देगा, लास्ट जो अगर खाली करेगा प्रॉपर्टी तो जो ड्यूज होंगे वो सारी चीजें, ड्यूज इंक्लूडिंग द रेंट, अगर ये लफ्ज स्पेसिफिकली मेंशन है इंक्लूडिंग द रेंट, तो फिर वो जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटे जाएंगे फिर तो ठीक है। पर अगर कोई बंदा बोले कि सर मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी, प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के टाइम पे मैंने 3 महीने का डिपॉजिट एडवांस दे दिया था, ठीक है, अब 6 महीने पूरे हो गए, 7, 8 और 9 महीने जो हैं, या उसके जो अगर आप समझ लें 8 महीने पूरे हो जाते हैं तो लास्ट 3 महीने का रेंट वो कहता है सर मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर वो मैंने दिया हुआ है तो लैंडलॉर्ड वहां से काट ले, फिर हम नया एग्रीमेंट करते हैं तो ये भी डिफॉल्ट कंसिडर किया जाएगा। अब रेंट में दूसरी चीज ये भी समझ लें कि आपके जो एमिनिटीज के बिल्स आते हैं ये भी रेंट का हिस्सा है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, वाटर चार्जेस, ये सारी चीजें, या अगर उन पे फोन की कनेक्शन लगी हुई है लैंडलॉर्ड की तरफ से, नेट की कनेक्शन लगी हुई है, तो ये सारी चीजें जो हैं रेंट में इंक्लूड की जाती है। क्या क्या कर सकता है कि हाँ सूट फाइल कर सकता है बिल्कुल, अगर उसके पास जो रेंट रेंडर कर रहा है, रेंट जो जमा करा रहा है लैंडलॉर्ड के पास, वो लैंडलॉर्ड जो है उस रेंट को
एक्नॉलेज करता है और उसके पास सारी रिसीट है जो ये प्रूव करती है यस देयर इज ओरल टेनेंसी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, बिल्कुल है, ठीक, फिर तो कर सकता है। जी आप पूछें, आप पूछें। अच्छा, रेंट कंट्रोलर कैन नॉट डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेंट कंट्रोलर, अब इसमें बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं, लॉर्डशिप जस्टिस नदीप अख्तर साहब की भी हैं, कि अगर मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने प्रॉपर्टी किसी को टेनेंसी पे दी, अब टेनेंट कहता है एक फेक एग्रीमेंट बना के, या एग्रीमेंट फेक ना भी हो, जेन्युइन एग्रीमेंट हो बना के, कि सर ये प्रॉपर्टी तो मैंने इससे ले ली है, अब इसमें सर टाइटल का इशू आ रहा है, प्रॉपर्टी का मालिक तो सर मैं हो गया। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो एग्रीमेंट सेल होता है वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता, पर अगर उसकी बुनियाद पे वो फाइल कर देता है कि सर मैं मालिक हूं, नाउ देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बिटवीन द पार्टीज, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो सबसे पहले सेक्शन 16(1) में जब कोर्ट डिसाइड करती है कि आप एरियर्स ऑफ रेंट दें या आप करंट मंथ के रेंट दें, तो वो समरी इंक्वायरी करती है। समरी इंक्वायरी क्या करती है कि वो एप्लीकेशन के साथ एनेक्शर को देखती है, जो इसका रिटन स्टेटमेंट आया उसके साथ जो एनेक्शर लगे होते हैं उनको देखती है, या वो पार्टीज को सुनती है, या अगर किसी को अपॉइंट करवाना चाहे कि इंक्वायरी एज अ पर्सन टू कंडक्ट द इंक्वायरी, वो भी कर सकती है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो कोर्ट जब वो करती है कंक्लूड करने के बाद कि अगर कोई बंदा कहे कि सर मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं, अब इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट का इशू नहीं है, कोर्ट उस वक्त ये कहेगी कि दो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे ये लैंडलॉर्ड कह रहा है विदाउट कंसीडरिंग टू योर पॉइंट दैट सर yes the agreement was executed between the parties, even in that case the tenant is bound to hand over the possession of the property to the landlord, वो खाली करके देगा, फिर जाके सूट फॉर परफॉर्मेंस फाइल कर ले, ठीक। या अगर वो कहेगा सर एग्रीमेंट ही फेक है, एग्रीमेंट ही सर ये फेक है और ये फेक एग्रीमेंट की बुनियाद पे कह रहा है कि इसने मुझसे प्रॉपर्टी ली है, इन दैट केस टू टेनेंट को पोजीशन हैंड ओवर करनी है लैंडलॉर्ड को, ठीक है, वो हैंड ओवर करेगा उसको पोजीशन। मैटर ऑफ डिक्लेरेशन से मतलब सिविल सूट के लिए जाएंगे, हाँ सिविल सूट में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉपर्टी, अब अगर दूसरा क्वेश्चन है, एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने प्रॉपर्टी टेनेंट को दी टेनेंसी पे, ड्यूरिंग दी टेनेंसी एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड ने वो प्रॉपर्टी टेनेंट को सेल कर दी और वो रजिस्ट्रेशन भी हो गई बिफोर द सब रजिस्ट्रार, रजिस्टर्ड डीड बन गई, अब वो टेनेंट तो नहीं रहा, अब वो हो गया मालिक, क्योंकि सेक्शन 50 कहता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो प्रीवेल करेगा अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को। अब इस केस में अगर वो आके बीइंग लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में कहे कि सर ये देखिए टेनेंसी एग्रीमेंट है, मैंने प्रॉपर्टी इसको टेनेंसी पे दी थी, अब ये भले ओनरशिप की प्ली या कुछ भी ले, पहले मुझे देगा फिर जाके सूट फॉर पोजीशन करेगा, तो ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑन द रिकॉर्ड आ गया तो वो सुपरसीड करता है ऑल द अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है, ठीक है। हाँ पोजीशन भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। क्या क्या दोबारा पूछें? आप सूट फाइल करें, इसमें तो आपको रेमेडी नहीं है ना। टेनेंट के लिए ये एसआरपीओ के लॉ में टेनेंट के लिए रेमेडी अगर उस ये अगर एमिनिटी डिस्कनेक्ट हो जाती है, रिपेयर का इशू है, फिर तो टेनेंट जा सकता है, ठीक है। पर बाकी अगर उसको डिस्पोजेस करने के बाद या वो टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद अब उसके जो पैसे रह जाते हैं वो नहीं देगा, तो सूट फॉर रिकवरी फाइल करेगा अलग से। अब इस एसआरपीओ के लॉ के मुताबिक मैं थोड़ा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूं। कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट होता है 1963 का। अब जो प्रॉपर्टीज कैंट के डोमेन में आती, पारी मटेरिया प्रोविजन है सेम, ठीक। अगर जो प्रॉपर्टीज कैंट के जिम्मे में आती हैं, ठीक है, मलिर कैंट, फैसल कैंट जो भी हैं, तो उसके मुताबिक अगर आप खाली कराते हैं, जैसे आप ये देखेंगे कि कुछ क्लिफ्टन के एरियाज भी कैंट में आते हैं, तो उस पर 1963 का लॉ अप्लाई करता है, उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा, उसका एडिशनल कंट्रोलर बैठता है, फिर उसकी जो अपील होती है डायरेक्ट हाई कोर्ट में होती है। सीबीसी में बैठते हैं, सीबीसी में। जी जी सीबीसी में, सही कह रहे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन, यही सही बात या अच्छा, तो एडिशनल रेंट कंट्रोलर जो होता है वहां पे एप्लीकेशन जाती है, ठीक है। नहीं स्पेशल लॉ तो ये भी है, पर वो एरियाज डिफाइन किए गए हैं कि ये जो एरियाज जो है कैंट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जी अब वो सवाल पूरे जवाब तो देने हैं ना मुझे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एसआरपीओ में और जो कैंटोनमेंट का रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट होता है 1963 में, एक दूसरा डिफरेंस ये भी है, एसआरपीओ में फर्स्ट अपील होती है बिफोर दी डीजे, पर अगर कैंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट है 1963 का, तो उसकी जो अपील होती है बिफोर द हाई कोर्ट, ठीक, ये फर्क है। अब लिमिटेशन लॉ, देखिए लिमिटेशन में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो
सेक्शन 3 कहता है लिमिटेशन एक्ट का कि अगर आप कोई भी सूट फाइल करते हैं उसके लिए एक पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है जो हम शेड्यूल में पढ़ेंगे, उस पीरियड के बाद करते हैं, देन द कोर्ट शल डिसमिस द सूट। ठीक है, ये एक चीज ध्यान में रखें कि लिमिटेशन लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी टू यू। लिमिटेशन लॉ इज अ लॉ विच प्रिवेंट यू फ्रॉम अवेलिंग अ रेमेडी आफ्टर अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी सूट की लिमिटेशन 3 साल है, वो 3 साल का पीरियड गुजर गया, उसके बाद आपने सूट फाइल कर दिया, तो लॉ कहता है आपको कि जो जिस कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा तो कोर्ट उस केस को डिसमिस करेगी। अब ये आर्टिकल 3 हो गया। पर आर्टिकल 4 कहता है कि 3 साल पूरे होने थे आज, पर आज जो था कोर्ट क्लोज थी। अगर नेक्स्ट डे में केस फाइल करता हूं बिफोर दी कंसर्न कोर्ट तो मेरी लिमिटेशन रहेगी। वो जो दिन होगा नेक्स्ट डे अगर कोर्ट में केस फाइल करता हूं तो मेरा लास्ट डे जो होगा फॉर एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन वो दिन होगा जब कोर्ट खुलेगी। ठीक है, अब इस पे सेक्शन 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके मुतालिक तकरीबन क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 5 सफिशिएंट कॉज। क्या है सफिशिएंट कॉज? मुझे सूट फाइल करना है फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या फॉर सीकिंग पोजीशन, ठीक है, या फॉर स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि स्पेस परफॉर्मेंस की कैंसिलेशन की 3 साल लिमिटेशन है। ठीक, पोजीशन में 2 लिमिटेशन आ जाती हैं, एक 6 महीने की सेक्शन 9 में स्पेसिफिक इफेक्ट में, दूसरी आ जाती है सेक्शन 142, 143 और 144 में। आप 12 साल के अंदर आपको फाइल करनी होती है, अगर 8 साल में। अगर मैं कोई भी सूट फाइल करता हूं, एक प्रिस्क्राइब लिमिटेशन है, उसमें मैं फाइल नहीं कर सकता, नहीं कर पाता किसी वजूहात की वजह से, तो आर्टिकल सेक्शन 3 कहता है लिमिटेशन एक्ट का कि कोर्ट उसको फोर्थविथ डिसमिस कर देगी। पर वो सेक्शन 5 एक प्रोविजो प्रोवाइड करता है जिसे हम एक्सेप्शन प्रिज्यूम करें कि अगर मैं एक सर्टेन टाइम के अंदर फाइल नहीं करता तो मुझे कोर्ट को सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा। वो सफिशिएंट कॉज क्या है? जी जी, फॉर एग्जांपल सर ऐसे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल the person who was the property holder, limitation, he has crossed the limitation, he was jailed, he was in the jail, he could not, ठीक है, वो जेल में था, उसको प्रोसीजर अच्छा एनी बात अनेबल टू फाइल, unable to file। जी जी, अच्छा ठीक है, मुल्क के बाहर था, ये भी लॉ स्पेसिफिक प्रोविजन है लिमिटेशन एक्ट में, अगर मुल्क के बाहर है तो नहीं। हाँ हाँ, वो मुल्क के बाहर का अलग सेक्शन है, सही कह रहे हैं। मुल्क अगर मुल्क से बाहर है तो उसके लिए अलग सेक्शन प्रोवाइड किया गया है लिमिटेशन एक्ट में। अच्छा, दूसरा ग्राउंड बताएं। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी वजूहात हो, वो कॉन्स्टिट्यूट करे सफिशिएंट कॉज। ठीक है, अगर कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं और जी ईच एंड एवरी डे की एक्सप्लेनेशन देना जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पर देनी है, लॉ कहता है। ठीक है, अगर जी हाँ, अब इसमें सेक्शन 6 से लीगल डिसेबिलिटी से, लीगल डिसेबिलिटी से क्या मुराद है? हाँ, अगर कोई माइनर हो, कोई इंसेन पर्सन हो, या इडियट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, हालांकि आजकल इडियट का लफ्ज इंसल्ट में लिया जाता है, ठीक है, पर यह भी एक आप समझें कि इडियट का यूज था, मेडिकल टर्म में यूज किया जाता था पहले, ठीक, जिसको मेंटल कैपेसिटी ना हो किसी चीज को जज करने के लिए, इसके लिए। बाकी इंसेन जो था जनरल वर्ड होता है कि जिसमें किसी भी किस्म का डिसऑर्डर आ जाए, ठीक है, उसकी बेसिस पे अगर वो इंटाइटल है बाय द लॉ टू फाइल और टू सीक एंड अवेल एनी रेमेडी बिफोर द फोरम, और वो माइनॉरिटी की बुनियाद पे या डिसेबिलिटी की बुनियाद पे अगर वो इंसेन है या इडियट है नहीं कर सकता, तो वो लॉ कहता है कि उसकी लिमिटेशन उस दिन से रिकॉन होगी जब वो उस इंसेनिटी से बाहर आ जाएगा, या जब वो मेजॉरिटी में आ जाएगा, एज अटेंड कर लेगा, या वो इडियोटिक जो उसके मेंटल इलनेस से इससे बाहर आ जाता है, तो सब्सिक्वेंटली वो उसकी लिमिटेशन उस दिन से काउंट होती है। अब उसको सेक्शन 6 पढ़ लेते हैं कि वेयर अ पर्सन इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट आर प्रोसीडिंग आर मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ अ डिक्री is at the time from which the period of limitation is to be reckoned, a minor or insane or an idiot, he may institute the suit
are proceeding or make an application within the same period after the disability has ceased, as would otherwise have been allowed from the time prescribed therefore in the third column of the first schedule or in section 48 of the Civil Procedure Code. अब सबसेक्शन 2 कहता है कि when such person is at the time from which the period of limitation is to be reckoned affected by two such disabilities, अब उसको एक डिसेबिलिटी खत्म हो गई, अगर उसके ऊपर दूसरी डिसेबिलिटी भी है, वो मेंटल डिसेबिलिटी है या फॉर एग्जांपल वो माइनर भी है, इनसेन भी है, तो अगर दोनों डिसेबिलिटीज जब खत्म होती हैं तो उसका टाइम या पीरियड रिकन होगा फ्रॉम दैट डे होगा. अब अगर डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल बंदा है, उसकी डिसेबिलिटी कंटिन्यू होती है टू द डेथ, ठीक है, वो मर जाता है, तो उसके लीगल जो हियर्स होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो सूट फाइल कब कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन कब शुरू होगी, जब वो एक्सपायर हो जाता है. नहीं, लीगल हियर्स की बात करें, माइनर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है. अगर कोई बंदा डिसेबिलिटी में है, ठीक है, डिसेबिलिटी की बुनियाद पर वो केस फाइल नहीं कर सकता कोर्ट में, अब डिसेबिलिटी के दौरान वो मर गया, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सेक्शन 63 कहता है वो सूट तब फाइल करेंगे जब उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी लिमिटेशन उस दिन से स्टार्ट होगी. अच्छा, सेक्शन 4 कहता है वेयर सच रिप्रेजेंटेटिव इज एट द डेट ऑफ द डेथ अफेक्टेड बाय में सच डिसेबिलिटी द रूल्स कंटेन सबसेक्शन 1 and 2 शैल अप्लाई. अगर वो माइनर है, अगर वो भी डिसेबल है, तो फिर ये सेम प्रोसीजर होगा उसके ऊपर. अब अच्छा, उसके अलावा सेक्शन कुछ नहीं किस पे देखिए ना, वो तो अगर सेवरल है, अगर ये फर्स्ट पहला बच्चा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो मेजर हो जाता है, वो तो फाइल कर सकता है सूट. अच्छा देखिए, उसके लिए फिर ये है कि आपने आर्टिकल 32 पढ़ा था ही, अगर उसका कोई गार्डियन अपॉइंट है या नेक्स्ट फ्रेंड है तो वो उसके थ्रू कर सकता है, तो वो तो फिर सीपी नहीं, माइनर के ना डायरेक्टली फाइल अ सूट. हाँ, वो लास्ट में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर उसका कोई गार्डियन अपॉइंट जी. तो अगर देखिए, मैं सिर्फ चंद आर्टिकल है आर्टिकल इसके 30-31 में सारे नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इसके 3-4 आर्टिकल हैं. इसके अलावा ये एक आर्टिकल हमारा आ गया सेक्शन 5 से रिलेटेड सेक्शन, या दूसरे डिसेबिलिटी से रिलेटेड, और एक्सक्लूजन ऑफ टाइम. सिर्फ ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. लिमिटेशन लॉ में ना इतना डिटेल में पूछा जाता है, इवन ये भी नहीं पूछा जाता जो मैं आपको बता रहा हूँ. सिर्फ वो पूछते हैं जो शेड्यूल में आर्टिकल्स दिए गए इसकी लिमिटेशन क्या है. इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल आप सूट फॉर पोजीशन फाइल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, उसकी लिमिटेशन क्या है, वो मैं सिर्फ आपको नोट करवाऊंगा. उसके अगर आप क्वेश्चन आंसर लास्ट में कर लेना तो फिर मैं आपको बता देता हूं 4 आर्टिकल पढ़ने के बाद. अच्छा, और सेक्शन 6 और जो 7 की जो लॉ एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है वो सूट फॉर प्रीएम्पशन पे अप्लाई नहीं होती. ये ध्यान में रखें. अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट्स टू इन्फोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन और शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और द डेट ऑफ. अब अगर जिस दिन उसकी डेथ हो गई या डिसेबिलिटी खत्म हो गई तो वो 3 साल तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती. नहीं, बच्चे की क्या, बच्चे की क्या है 5 साल. देखें, ये तो वो प्रोविजन है एक्सेप्शनल, अगर एक्सप्रेसली जिस चीजों की लिमिटेशन प्रोवाइड की गई है तो वो फाइल वो अप्लाई होती है. पर ये कह रहा है कि अगर डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है तो 3 साल के अंदर फिर उसको केस फाइल करना है. ये तो प्रोविजन डिसेबिलिटी से डील कर रहा है, हम जनरल प्रोविजंस नहीं पढ़ रहे. अब उसके बाद कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम सेक्शन 9 वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू सू स्टॉप इट. अब अगर प्रोवाइडेड दैट, अच्छा ये लेटर ऑफ इंस्पिरेशन, अगर कोई माइनर था वो मेजर हो गया तो फिर उसकी लिमिटेशन कंटिन्यू हो गई, या अगर कोई किसी को मेंटल डिसेबिलिटी है किसी चीज की वजह से, वो ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद उसकी लिमिटेशन शुरू हो गई. अब अगर सब्सिक्वेंटली दोबारा डिसेबिलिटी हो जाती है तो फिर लॉ कहता है कैसे नहीं होगा फिर, ठीक है. अच्छा, सेक्शन 12 है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग. सेक्शन 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 12 कहता है कि अगर मैं प्रिसाइजली आपको जिस बता देता हूं, सेक्शन आप खुद पढ़ लीजिएगा, कि अगर कोर्ट
एक होता है इंटरमीडिएट टाइम, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है कि अगर कोई जजमेंट आई तो जो डे होता है जिस जजमेंट अनाउंस होती है वो लिमिटेशन में काउंट नहीं होता। या अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट, तो जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हैं फ्रॉम द डे यू फाइल द एप्लीकेशन फॉर सीकिंग द सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द जजमेंट, और जब वो आपको मिलती है तो ये जो इंटरमीडिएट पीरियड है ये लिमिटेशन में काउंट नहीं होता, तो लॉ कहता है उसको एक्सक्लूड कर देता है। या लाइकवाइज इसका सेक्शन 2 कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन अपील, an application for leave to appeal, an application for a review of judgment, the day on which the judgment complained of was pronounced, and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence or order, criminal cases में sentence or order appeal from or sought to be reviewed shall be excluded. Likewise इसका subsection 3 कहता है where a decree is appealed from or sought to be reviewed, the time requisite for obtaining a copy of the judgment on which it is found shall be excluded. इसी तरीके से ये टाइम exclude कर देता है लो। अब इसके बाद सेक्शन 13 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ डिफेंडेंट एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड सर्टेन अदर टेरिटरीज, ये जो आपने पूछा ना, मैंने आपको कहा ये अलग प्रोविजन है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान, अगर डिफेंडेंट के खिलाफ डिसीजन आ जाता है, एंड फ्रॉम द टेरिटरीज बियॉन्ड पाकिस्तान अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। सेक्शन 14 कहता है, ये कल मुझसे सवाल पूछा गया था कि सर अगर मैंने केस फाइल कर दिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ए, ठीक है, फॉर सीकिंग डिक्लेरेशन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी या इंजेक्शन, अब उस कोर्ट में जब केस चलता है, मैंने बोनाफिड उसके कोर्ट में केस फाइल किया, ठीक है, नॉट विद इंटेंट टू कॉज अननेसेसरी डिले। अब अगर कोर्ट में डिसीजन आ जाता है, मेरी प्लेन रिटर्न हो गई, ठीक है, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पे, तो जो टाइम मैंने उस सूट में मेरा लगा है प्रोसीडिंग में, वो सारा टाइम एक्सक्लूड होगा, ठीक है, या उसकी कंटिन्यूएशन में अगर अपील ही क्यों ना हो जाए तो वो सारा टाइम एक्सक्लूड होगा और वो मेरी लिमिटेशन को हिट नहीं करेगा। अब उसके बाद सेक्शन 15 कहता है अगर प्रोसीडिंग सस्पेंड हो जाती हैं, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच हैज बीन स्टेड बाय इंजेक्शन और ऑर्डर, द टाइम ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंजेक्शन और ऑर्डर, the day on which it was issued or made and the day on which it was withdrawn shall be excluded. अब इसमें लास्ट सेक्शन एक इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18 या सेक्शन 19, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 18 कहता है कि अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल किया, उसमें एक डिक्री आ गई, ठीक है, प्लेंटिफ के फेवर में, अब प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है, उस डिक्री का डिफेंडेंट को पता है, प्लेंटिफ के बच्चों के नॉलेज में नहीं है। अब एक तो हुई कि उनको नॉलेज में है, माइनॉरिटी की डिसेबिलिटी की बुनियाद पे नहीं कर सकते, दूसरी चीज ये है कि उनके इल्म में ही नहीं है कि डिग्री उनके वालिद के फेवर में पास हुई थी, तो जब उनके इल्म में आएगी, ठीक है, देन दे कैन फाइल द सूट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, अगर हम कहें वो रेमेडी अवेल कर सकते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट होती है, अगर मैंने एक बंदे ने मुझसे पैसे लिए, अच्छा मैं सूट मेरा डिग्री हो गया उसके खिलाफ, ठीक, या एक बंदे के उसने मुझसे पैसे लिए, उसको बंदे को पैसे देने थे 3 साल के अंदर, फॉर इंस्टेंस लॉ प्रोवाइड करता है रेमेडी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अगर वो 3 साल के अंदर जब लिमिटेशन एक्सपायर होने से 1 महीना पहले वो एक्नॉलेज करता है जी बिल्कुल आपके मेरे पास पैसे बनते हैं, मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो फिर आपकी लिमिटेशन एक्सटेंड होगी। लाइकवाइज अगर कोई सेक्शन 22, अगर कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट सब्स्टिट्यूट होता है या एड होता है सूट में, तो उसको यह कंसीडर किया जाएगा कि उसकी लिमिटेशन शुरू हो रही है उस दिन से। Where after the institution of a suit, a new plaintiff or defendant is substituted or added, the suit shall, as regards him, be deemed to have been instituted when he was so made a party. उसकी लिमिटेशन ऐसे नहीं कि सर बोलेंगे सर प्लेंट तो 1 साल पहले हमने फाइल की थी, इसको अभी एड किया है, किस दिन का, 30 दिन का क्यों टाइम दे रहे हैं सर, टाइम तो ऑलरेडी चला गया। अब वो बोलेगा कि सर मुझे आपने एडी अभी किया है तो टाइम विल बी गिवन टू मी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम जब भी हमने काज ऑफ एक्शन बनाते हैं तो प्लेंट में, तो काज ऑफ एक्शन में हम नीचे लिखते हैं कि सर ये काज ऑफ एक्शन स्टिल कंटिन्यू है, ये सबसिस्ट करता है, ठीक है, और मेरी लिमिटेशन एक्सपायर नहीं हुई फॉर इंस्टेंस। तो वो सेक्शन 23 कहता है कि अगर कंटिन्यूअस ब्रीच होगी या रॉन्ग होगा इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, a fresh period of limitation begins to run at every moment of the time during which the breach or the wrong is the case may be continuous. अब कुछ आर्टिकल्स हैं वो नोट कर लें।
सिर्फ आर्टिकल्स नोट कर लें, मैं आपको बताता जाऊंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, वैसे रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगा। अगर हमने सेक्शन 9 में देखा कि अगर मैं सूट फाइल करता हूं ऑन द बेसिस आई एम सीकिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल, तो उसकी लिमिटेशन कितनी है? 12 साल कैसे होगी? 6 महीने। वो लिखा हुआ है इसके शेड्यूल के, फर्स्ट शेड्यूल के आर्टिकल 3 में, ठीक, 6 मंथ्स। वो सेक्शन 9 लिख दें, सेक्शन 9 स्पेशल इफेक्ट का मुतालिक रिकवर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेक्शन 9 में फाइल करता है, ये चीज ध्यान में रखे कि अगर आप प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी की पोजीशन मांग रहे हैं सेक्शन 9 में, तो आपको डिक्लेरेशन मांगना लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट शेड्यूल का आप देखेंगे आर्टिकल 3, डिक्लेरेशन वाला ये पॉइंट समझ नहीं आया, सेक्शन 9 वाला कैसे, क्या समझ? डिक्लेरेशन का जो आपने, अच्छा, मैंने ये कहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी की पोजीशन मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, और आप ये दावा कर रहे हैं दैट यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो फिर आपको ये डिक्लेरेशन मांगना कोर्ट से प्रेयर क्लास में लाजमी है टू डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप ये लाजमी मांगेंगे, ये बता रहा था मैं। अगर उसके अलावा आप सूट फाइल करते हैं तो उस पर 2024 और 25 की लेटेस्ट जजमेंट है, इफ यू फाइल अ सूट फॉर सीकिंग पोजीशन विदाउट सीकिंग द डिक्लेरेशन देन सच सूट इज नॉट मेंटेनेबल, ठीक। अब उसके अलावा दूसरी आर्टिकल 10 ये फर्स्ट शेड्यूल का है, जो भी आर्टिकल बताऊंगा फर्स्ट शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक। अब इसके बाद आर्टिकल 10 है, वो कहता है टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेदर द राइट इज फाउंडेड ऑन लॉ और जनरल यूजेज और ऑन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो 1 साल की है। अब इसके बाद अगर आप कंपेंसेशन मांग रहे हैं फॉर एनी अदर इंजरी, किसी भी इंजरी के मुतालिक, तो उसकी 1 साल के अंदर आर्टिकल 22 कहता है कि आप 1 साल के अंदर आपको सूट फाइल करना है। पर अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं, आपने सुना होगा सूट फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाते, वो क्रिमिनल लॉ में अगर मुकेश साहब को बोलेंगे आपको डिटेल में पढ़ा देंगे कि अगर कोई एफआईआर होती है, वो फॉल्स एंड फ्राइवलेस एफआईआर हो, वेक्सिशियस हो, उसमें बंदा अरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोर्ट उसमें लिखे कि भाई ये फॉल्स वेक्सिशियस प्रोसीडिंग्स हैं, तो उसकी बुनियाद पे आप सूट फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन अगर फाइल करते हैं तो लिमिटेशन लॉ कहता है 1 साल के अंदर, ये आर्टिकल 23 है। अब आर्टिकल 24 और 25 डेफेमेशन से डील करते हैं। एक तो डेफेमेशन का लॉ हो गया जिसमें आप नोटिस देते हैं, सेक्शन 8 का 2 महीने के अंदर दिया है, 6 महीने के अंदर आपने सूट फाइल किया, इसकी मुतालिक नहीं है। वो स्पेशल लॉ की जो डेफेमेशन से मुतालिक लिमिटेशन होगी वो उधर लिखी हुई है। इससे पहले जैसे अगर हम सूट फाइल करते थे फॉर डैमेजेस ऑन द बेसिस ऑफ लायबल और सिलेंडर, रिटन डेफेमेशन करें किसी को या वर्बल करें, तो 1 साल के अंदर आपको सूट फाइल करना है। 24 और 25 ये आपके एमसीक्यूज यहाँ इंटरव्यू में आएंगे ये चीजें। अब चेक के मुतालिक, लाइक व्हेन द लेंडर हैज गिवन अ चेक फॉर द मनी, तो आर्टिकल 58 कहता है 3 इयर्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लिए आप लिख लें 64A ऑर्डर अंडर 37 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अगर उसके मुताबिक आप सूट फाइल करते हैं व्हेन द डेट बिकम ड्यूएबल, व्हेन द डेट बिकम पेएबल, तो उसकी भी 3 इयर्स। जी क्या कह रहे हैं आप? अच्छा थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा कि आर्टिकल 58 कहता है कि अगर when the lender has given a check for the money, जिसने पैसे लिए थे अब वो चेक दे रहा है आपको पेमेंट के लिए, अगर उसके खिलाफ आप सूट फाइल करते हैं तो आप लिमिटेशन प्रोवाइड करता है लॉ 3 साल की। लाइकवाइज आर्टिकल 64A कहता है कि ऑर्डर 37 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक अगर आप कोई समरी सूट जिसे हम फाइल करते हैं तो उसकी लिमिटेशन भी आप करेंगे फाइल 3 साल के अंदर, ठीक है, 3 साल के अंदर उसकी लिमिटेशन है, आप सूट फाइल करना है आपको। अब आर्टिकल 91 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सूट फाइल कर, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, मैं क्योंकि सिलेक्टेड बता रहा हूं आपको, दूसरे की तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है, ना दूसरे हमारे काम के, क्योंकि जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या एमसीक्यूज में आते हैं अमूमन ये चीजें आती हैं। आर्टिकल 91 कहता है कि अगर आप कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को सेट असाइड कराने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई सेल डीड रजिस्टर्ड हो गई उसके मैं कैंसिल कराने के लिए जा रहा हूं तो उसकी लिमिटेशन भी 3 साल, आर्टिकल 91। अच्छा, जैसे अब अगर सूट फाइल होता है फॉर प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ व्हिच हैज बीन रॉन्गली रिसीव्ड बाय द डिफेंडेंट, तो उसकी लिमिटेशन है 3 साल, आर्टिकल 109। फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ
which have been wrongly received by the defendant, 3 साल। अब एरियर्स ऑफ रेंट के मुतल्लिक आपने लिमिटेशन पूछी थी कि कितनी होती है, ये जूम से क्वेश्चन आया था। तो आर्टिकल 110 कहता है फॉर एरियर्स ऑफ रेंट लिमिटेशन होगी 3 साल, व्हेन द एरियर्स बिकम ड्यू, जिस दिन से एरियर आपके ड्यू हो रहे हैं। अब दूसरा हम सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आर्टिकल 113 कहता है उसकी लिमिटेशन होगी 3 इयर्स। अगर इसमें दो चीजें ये ध्यान में रखें, द डेट फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस, अगर उसमें एग्रीमेंट में डेट फिक्स है तो उस दिन से 3 साल आपके शुरू होंगे। और इफ नो सच डेट इज फिक्स व्हेन द प्लेंटिफ हैज नोटिस दैट परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज्ड, ठीक है। यहाँ तो 3 साल का डेट फिक्स है, यहाँ डेट फिक्स नहीं है, प्लेंटिफ के नॉलेज में आता है कि ये स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो फिर उस दिन से काउंट होगी। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिशन करानी है आपको कोई, तो उसमें 3 इयर्स। आर्टिकल, हाँ ये ठीक आप सही कह रहे हैं। अब उसके बाद 6 ईयर पे आ रहे हैं, ये कनेक्ट कर लो बढ़िया से। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करते हैं, अगर आपने कोई सूट फाइल किया और वो सूट है, आर्टिकल 115 कहता है फॉर कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड आर इम्प्लाइड नॉट इन द राइटिंग रजिस्टर्ड एंड नॉट हैविंग हेयरइन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर। तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर ब्रीच होगी तो उसकी लिमिटेशन है 3 साल आर्टिकल 115 में। लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगी? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन और वेयर देयर आर सक्सेसिव ब्रीचेस, when the breach in respect of which the suit is instituted occurs or where the breach is continuing when it ceases। अब इसके बाद अगर कंपनसेशन, वो था अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो रजिस्टर्ड नहीं होगा 3 साल। अगर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो तो फिर कितनी होगी? आर्टिकल 116 कहता है फॉर कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग रजिस्टर्ड, तो 6 ईयर्स होगी। और आर्टिकल 120 कहता है सूट, अगर किसी सूट के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं दी गई लिमिटेशन लॉ में, तो आप वो सूट फाइल करते हैं विथिन 6 ईयर्स। नहीं, 6 ईयर्स लिखा हुआ है। आर्टिकल 120 की बात कर रहे हैं हम, वो 180 डिफरेंट है। वो आर्टिकल जो थोड़ा सब्र करेंगे ना तो पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। वो आर्टिकल 181 डील करता है एप्लीकेशन से, ये 120 डील करता है सूट से। अगर किसी एप्लीकेशन के बारे में लिमिटेशन नहीं दी गई तो 3 इयर्स, अगर सूट के बारे में नहीं दी गई तो 6 इयर्स, ठीक है। इसको नोट कर लें फिलहाल, क्योंकि ये आपको वैसे ही क्लेम करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर सूट के मतलब कोई लिमिटेशन नहीं दी गई, व्हेन द राइट टू सू एक्रू होता है उससे 6 साल। अब 2-3 आर्टिकल और हैं। अगर लैंडलॉर्ड फाइल करता है फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन फ्रॉम द टेनेंट, तो उसकी लिमिटेशन है आर्टिकल 139 के मुताबिक 12 ईयर्स। 12 ईयर्स में वो कर सकता है। अगर सूट फाइल होता है फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, when the plaintiff file in possession of the property has been dispossessed or has been discontinued the possession, तो उसकी लिमिटेशन है 12 साल। क्योंकि सेक्शन 8 में अगर आप देखेंगे एक इंग्रेडिएंट होगा, क्योंकि अली नासिर साहब आपको पढ़ाएंगे स्पेशल इफेक्ट, तो उसमें अगर डिस्पोजेशन का आंसर होता है, डिस्पोजेशन आपको उसमें कह रहा है कि अगर डिस्पोजेशन होगी तो आपको 12 ईयर्स के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। 12 ईयर्स आर्टिकल 142 कहता है 12 ईयर्स। अच्छा, आर्टिकल 144 कहता है कि फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर एनी इंटरेस्ट देयरिन, पोजेशन या कोई इंटरेस्ट देयरिन नॉट हियर बाय अदरवाइज स्पेशली प्रोवाइडेड, अगर किसी जगह पे प्रोवाइड नहीं किया गया तो आप उसको करेंगे 12 ईयर्स की लिमिटेशन रिगार्डिंग द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा है अगर मॉर्गेज, अगर ये अभी कौन सा आर्टिकल में आपने दिया? आर्टिकल 144 तो ओमिटेड हो चुका है, वो तो पहले था। अच्छा, ओमिटेड हो चुका है, पर मेरे पास जो बुक है उसमें मेंशन है, तो ये न्यू एडिशन है। हालांकि हमने न्यू एडिशन ही ली है बुक वाले से, ठीक है। अब इसमें तो ये ओमिशन का कोई जिक्र नहीं आ रहा। हो सकता है आपके पास ये 2024 का है बुक, अब 25 में ओमिट हुआ है, तो यहाँ जो पब्लिशर है उसने मेंशन नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 147
बाय अ मोर्गेजी फॉर फोरक्लोजर आर सेल, ठीक, ये हमने पढ़ा था फोरक्लोजर और डिडम्पशन का जो डिफरेंस होता है, तो वो सूट फाइल कर सकता है विद इन 6 ईयर्स आर्टिकल 147 के मुताबिक। और अगेंस्ट अ मोर्गेज टू रिडीम, रिडीम के मुताबिक भी आर्टिकल 148 कहता है 6 ईयर्स। फोरक्लोजर हो, रिडीम करना हो या सेल करना हो रिगार्डिंग द मोर्गेज तो 6 ईयर, हाँ सॉरी 60 ईयर्स, 60 ईयर्स, आई एम सॉरी 60 ईयर्स लिखा हुआ है, 60 ईयर्स, तो वो फाइल कर सकता है विद इन 60 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद अगर अंडर द सीआरपीसी आपको आर्टिकल 150 कहता है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन और बाय अ हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, तो आप करेंगे विद इन 30 डेज द डेट ऑफ सेंटेंस, जिस दिन सजा होगी उस दिन से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आर्टिकल 151 कहता है फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ये खत्म हो गया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हाई कोर्ट में जब थी तो उस वक्त की बात है ये, अब तो सारे केसेस नीचे आ गए अमेंडमेंट के बाद। अब आर्टिकल 152 कहता है कि अगर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब ट्रायल कोर्ट से अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो लिमिटेशन है फॉर 30 डेज, ये जनरल लिमिटेशन बता रहा है। आर्टिकल 153 कहता है अंडर द सेम कोर्ट टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट रिफ्यूजिंग लीव टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट, तो 30 डेज। आर्टिकल 154 कहता है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू एनी कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट 30 डेज। आर्टिकल 156 कहता है सीपीसी के मुताबिक टू अ हाई कोर्ट एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर बाय आर्टिकल 151 एंड 153। 151 एंड 153 के अलावा अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं किसी चीज के लिए तो उसकी होती है 90 डेज द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर अपील फ्रॉम, अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो। लाइकवाइज आर्टिकल 157 कहता है कि सीआरपीसी में फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अक्यूटल 6 मंथ। अच्छा, उसके अलावा आर्टिकल 158 कहता है अगर आप आर्बिट्रेशन के मुतालिक जाते हैं टू गेट एन अवार्ड रेमिटेड फॉर रिकंसिडरेशन तो उसकी 30 डेज की लिमिटेशन है। और अगर आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 37 रूल 3 अगर आप पढ़ेंगे ना सीपीसी का जो हम पढ़ेंगे मंडे को, उसमें एक अगर एप्लीकेशन फाइल होती है, एक सूट फाइल होता है समरी, उसमें एप्लीकेशन जैसे नोटिस होता है, नोटिस शामिल होने के, अब इसमें भी बहुत सारे केस लाते हैं, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, कापी मिलनी चाहिए, अगर वो मिल जाता है तो उसके बाद विद इन 10 डेज, ठीक है, वो कह रहा है फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड अ समरी सूट अंडर समरी प्रोसीजर टू इन सेक्शन 123 2F और अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द कोर्ट 10 डेज के अंदर करनी है। आर्टिकल 159, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा, नोट कर लें, आर्टिकल 159। अब इसमें लिखा हुआ है व्हेन द समन इज सर्व, समन सर्व होता है ऑलवेज विद द कॉपी, ये ध्यान में रखें। अच्छा, आर्टिकल 160 कहता है फॉर एन ऑर्डर अंडर द सेम कोर्ट रीस्टोर टू द फाइल एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू रीस्टोर टू द फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू रिजेक्टेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द फेल्यूर 15 डेज व्हेन द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज रिजेक्टेड, तो उसकी 15 डेज होगी। अब आर्टिकल 161 कहता है अगर आप किसी जजमेंट के फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज से डील कर रहा है तो 15 डेज, पर अगर आप फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट बाय हाई कोर्ट में अगर किसी जजमेंट का रिव्यू कराते हैं तो वो 20 डेज होगा। आर्टिकल 162, उसका आर्टिकल 161 है, स्मॉल क्लॉजेज से रिलेटेड इसका आर्टिकल 162 है। अच्छा, फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी, तो उसकी रिवीजन की जो लिमिटेशन है वो है 19 डेज, 90 डेज, ठीक है जी, 90 डेज। आर्टिकल 162A, अब उसके बाद आर्टिकल 163 कहता है बाय अ प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, जो हमने पढ़ा था ना ऑर्डर 9, फॉर डिसमिसल फॉर असाइड डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस और फॉर फेल्यूर टू पे कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ प्रोसेस और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, तो उसमें 30 डेज है। आर्टिकल 163, ये याद कर लें क्योंकि अगर एक्सपर्टी से मतलब क्वेश्चन आ गया तो लिमिटेशन आपको मेंशन करनी है जी। नहीं, ये 3 चीजों की बात कर रहा है कि प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस, नॉन प्रोसिक्यूशन आ गया, और फेल्यूर टू पे कॉस्ट, आप कॉस्ट पे नहीं करते, ऑफ सर्विस ऑफ प्रोसेस और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, ये 3 चीजें, तो 30 डेज। अब आगे चलते हैं। बाय डिफेंडेंट फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री,
उसके लिए लिमिटेशन भी दी गई है 30 डेज, आर्टिकल 164। ठीक, अब आर्टिकल 167 ये रेसिस्टेंस से मुतालिक है। अगर रेसिस्टेंस होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़े थे आर्डर 21 में, रूल 100-703 तक या 97-703 तक, तो उसकी लिमिटेशन होती है 30 डेज। बाकी 3-4 आर्टिकल है वो। अच्छा, अगर एक अपील आप फाइल करते हैं फॉर द रीएडमिशन ऑफ एन अपील डिसमिस फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, मैंने अपील फाइल की, मैंने इसको प्रोसिक्यूट नहीं किया, वो डिसमिस हो गई, तो उसके लिए जो लिमिटेशन होगी आपको फॉर रीएडमिशन, आर्टिकल 168 कहता है 30 डेज। या फॉर रीहियरिंग ऑफ एन अपील हर्ड एक्स पार्टी, अगर कोई अपील एक्स पार्टी सुनी गई है उसकी रीहियरिंग के लिए भी मुझे लिमिटेशन प्रोवाइड करता है लॉ, आर्टिकल 169 में 30 डेज। या फॉर लीव टू अपील एज अ पॉपर, तो 170 कहता है 30 डेज। Likewise, under the CPC, by the legal representative of the deceased plaintiff or the defendant for setting aside an order or judgment made or pronounced in his absence, उसकी भी लिमिटेशन आर्टिकल 171 देता है 60 डेज। आर्टिकल 171 के तहत 60 डेज। और आर्टिकल 178 फॉर फाइलिंग इन द कोर्ट ऑफ एन अवार्ड, या आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, तो उसकी 90 डेज होती है, इसको स्किप कर दें। अच्छा, उसके अलावा आर्टिकल 179 कहता है बाय अ पर्सन डिजायरिंग टू अपील अंडर द कोड ऑफ सीपीसी टू द सुप्रीम कोर्ट, अगर आप जाएंगे सिविल पिटीशन फाइल, सिविल सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील फाइल करते हैं तो उसकी लीव टू अपील, तो उसकी जो लिमिटेशन दी गई है 90 डेज। और आर्टिकल 181, ये लास्ट आर्टिकल है, एप्लीकेशंस फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द शेड्यूल और बाय सेक्शन 48, उसकी 3 ईयर्स। तो लिमिटेशन लॉ को इसने डिटेल में, ये जो सॉरी इंपॉर्टेंट जो चीजें मुझे लगी, क्योंकि मैंने 5 पेपर्स भी चेक किए लिमिटेशन के मुतालिक, ना इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, 2016 की बैच में भी पूछे थे, उसके बाद 18 और जो 23 वाली थी उनसे भी लिमिटेशन के मुतालिक कुछ कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो उसके मुतालिक जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी आपके सामने। बाकी जो मैंने 5 पेपर चेक किए, मेन सब्जेक्ट जो 4 मैं आपको कह रहा था फर्स्ट डे से, कि सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, पीपीसी हो, कानूनी शादी आर्डर, दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स जहां से आपका 60% पेपर आता है। इसके अलावा जो अहम सब्जेक्ट है वो स्पेशल इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ, ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक, यहां से आ जाता है। अब बीच में हम आपका एक टेस्ट लेंगे कि प्लेंट कैसे बनानी है, अगर सिविल में या फैमिली में, क्योंकि सिविल में भी सूट फॉर रिकवरी या मनी के मुतालिक पास पेपर्स में क्वेश्चन आया था कि प्लेंट आप कैसे ड्राफ्ट करें, और सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के मुतालिक अक्सर आती रहती है। ठीक, हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक है, थैंक यू।